नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 362, नए विमान के लिए सुरक्षा उपाय। अगले दिन अयान सक्सेना और कई अन्य लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे। बहुत बड़ा कैमल कंट्री ने वास्तव में श्री सक्सेना को एक निजी जेट उपहार में दिया था। अरविंद नायर और अन्य लोग विशाल A380 प्राइवेट जेट को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले भी कुछ प्राइवेट जेट देखे थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा जेट कभी नहीं देखा था। इस निजी जेट की तुलना में साधारण निजी जेट दूध से भरे शिशुओं के समान थे। श्री सक्सेना, आपका स्वागत है। मैं लियांग होंगवेई, स्टार का कप्तान हूँ और मुझे 15 साल का उड़ान अनुभव है। मैं अब से आपकी सेवा में रहूंगा। अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान में चढ़े और 40 वर्ष के एक कैप्टन ने अयान सक्सेना को सलामी दी। अयान सक्सेना ने अरुण राव को इस कप्तान को खोजने में मदद की। उनके पेशेवर कौशल और व्यक्तिगत योग्यताएं स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तर की थीं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन लियांग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप इस विमान की स्थिति पहले से ही जानते हैं, है ना? लियांग होंगवेई ने सिर हिलाया। हाँ मिस्टर सक्सेना, इस विमान के बारे में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, ये बहुत सारे फ्लेयर्स से सुसज्जित है, इंफ्रारेड फ्लेयर्स और चैफ फ्लेयर्स दोनों। ये सामान्य मिसाइल हमलों का सामना कर सकता है। दूसरा, यह विमान एस्केप पॉड से सुसज्जित है। आपातकालीन स्थिति में एस्केप पॉड को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन एस्केप पॉड में अधिकतम 4 लोग ही रह सकते हैं। लियांग जिंगटियन ने कहा, कैप्टन लियांग, हम एक ही परिवार के हैं। अगर हम वास्तव में किसी आपात स्थिति का सामना करते हैं तो श्री सक्सेना और अन्य लोगों को भाग जाना चाहिए। हमें बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। लियांग होंगवेई ने सिर हिलाया। एक कप्तान के रूप में मैं कभी नहीं बचूंगा। कप्तान लियांग, चिंता मत करो, मुझे पता है कि आपातकाल में क्या करना है। अयान सक्सेना थोड़ा हैरान हुआ। इस विमान को सोच समझकर एक एस्केप पॉड से भी सुसज्जित किया गया था। एक एस्केप पॉड का होना वास्तव में बेहतर होगा। विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और बाहर बहुत ठंड है। उसके पास आंतरिक शक्ति है, इसलिए भले ही वह रोशनी मेहरा और अन्य को बाहर निकाल ले, अयान सक्सेना उनके बचने की गारंटी दे सकता है, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। एस्केप पॉड के साथ उन्हें जमने की जरूरत नहीं पड़ती। पिताजी, यह अंदर से बहुत बड़ा है। जब अयान सक्सेना और अन्य लोग अंदर आए तो अनिंदिता सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, क्या आपको यह पसंद है? अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। लियांग होंगवेई अयान सक्सेना को एक बहुत छोटे से कमरे में ले गया, जो शायद केवल 2 या 3 वर्ग मीटर का था। 3 सीटें एक साथ दबा दी गईं। मिस्टर सक्सेना, ये सेफ्टी पॉड है। इसमें प्रवेश करने के बाद इसे लॉन्च करने के लिए आपातकालीन बटन दबाएं। जब यह एक निश्चित ऊंचाई पर उतरेगा तो पैराशूट अपने आप खुल जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो समुद्र में उतरने पर भी आधे महीने तक जीवित रहने में मदद कर सकती हैं। लियांग होंगवेई ने परिचय दिया। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। छोटे से कमरे से बाहर निकलते हुए लियांग होंगवेई ने कहा, श्री सक्सेना, तीसरी बात, सेफ्टी पॉड के बाहर का कमरा एक सुरक्षित कमरा है। इस सुरक्षित कमरे को लॉन्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षित कमरे की दीवारें और दरवाजे विशेष मिश्रित सामग्रियों से बने हैं, जो विमान को मिसाइल द्वारा उड़ा दिए जाने पर भी सुरक्षित रह सकते हैं। श्री सक्सेना, कृपया विमान में रहते समय इसी कमरे में रहने का प्रयास करें। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस विमान में सुरक्षा के सभी उपाय पूरी तरह से लागू हैं। लियांग होंगवेई ने सिर हिलाया। इस विमान को कैमल कंट्री के टाइकून ने कस्टमाइज किया था। वे मौत से डरते हैं, इसलिए उन्हें जितना संभव हो सके खुद की रक्षा करनी चाहिए। कैप्टन लियांग, उड़ान भरें। मुझे आशा है कि पहली उड़ान सुचारू रूप से संपन्न होगी। अयान सक्सेना मुस्कुराए। लियांग होंगवेई ने गंभीरता से कहा, मिस्टर सक्सेना, फिर मैं कॉकपिट में जाऊंगा। इस उड़ान में लड़ाकू विमान भी होंगे। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था। यह उड़ान वास्तव में लड़ाकू विमानों के साथ होगी। ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारी एक और दुर्घटना से डरे हुए हैं। कुछ ही देर में अयान सक्सेना का विमान टैक्सी करने लगा और 5 मिनट से भी कम समय में अयान सक्सेना और अन्य लोग आकाश में थे। अयान सक्सेना और उनके 3 सदस्यीय परिवार सुरक्षित कमरे में थे। सुरक्षित कमरे का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था, केवल 20 या 30 वर्ग मीटर, लेकिन यह अयान सक्सेना और अन्य लोगों के लिए पर्याप्त था। पति, यह विमान अधिक सुरक्षित है, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अगर विमान मिसाइल से नष्ट भी हो जाए तो भी यह सुरक्षित कमरा ठीक रहेगा। ध्वनि इंसुलेशन खराब कैसे हो सकता है? देश के पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है।
पिताजी, चलो कागज के हवाई जहाज बनाते हैं। अनिंदिता सक्सेना ने खिलखिलाकर कहा, जब डैडी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे तो मैं भविष्य में आपके बनाए कागज के हवाई जहाज पर सवार हो सकूंगी। ठीक है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। विमान निर्माण तकनीक पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वह और अधिक विमान तकनीक प्राप्त करना चाहता है। माँ, क्या आप भी आ रही हैं? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग खेलो, कल रात माँ ठीक से सोई नहीं, माँ थोड़ी देर सोएगी। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की ओर देखा। रोशनी मेहरा कल रात सचमुच काफी थकी हुई थी। अयान सक्सेना ने कहा, पत्नी, आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। हो सकता है कि आज रात भी आपको ठीक से नींद न आए, इसलिए दिन में अच्छी तरह आराम करें। रोशनी मेहरा। 2 घंटे बाद विमान मोडू हवाई अड्डे पर उतरा। लड़ाकू विमानों की मौजूदगी में स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर कोई मिसाइल हमला भी करती है तो लड़ाकू विमान आने वाली मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। कैप्टन लियांग, मैं विमान आपके पास छोड़ता हूँ। अयान सक्सेना ने लियांग होंगवेई से कहा। लियांग होंगवेई ने सिर हिलाया। श्री सक्सेना, चिंता न करें, हमारे पास इस विमान की देखभाल के लिए एक समर्पित टीम है। ठीक है, रिकॉर्ड करो कि कितना पैसा खर्च हुआ है। तुम्हारे वेतन समेत मैं तुम्हें पूरा भुगतान कर दूंगा। अयान सक्सेना ने कहा। लियांग होंगवेई, श्री सक्सेना, हमें वेतन देने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। देश हमें वेतन देता है। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे निजी आनंद के लिए देश को पैसे देना उचित नहीं है। और मेरे पास इस थोड़े से पैसे की कोई कमी नहीं है। देश आपको वेतन देना बंद कर देगा, लेकिन आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मैं एक दिन वेतन देना बंद कर दूं, तो भी देश आपको वेतन देना जारी रखेगा। ओह, ठीक है, जब तक आप मेरे लिए काम करेंगे तब तक आपका वेतन दोगुना हो जाएगा। लियांग होंगवेई दंग रह गया। क्या इससे दोगुनी तनख्वाह का लाभ भी मिला? मिस्टर सक्सेना, क्या यह उचित है? अयान सक्सेना ने कहा, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मैं आपको जो अतिरिक्त पैसा दे रहा हूं वह आपके द्वारा उठाए गए जोखिम का मुआवजा है। इसके अलावा, यदि आपकी मृत्यु कार्य संबंधी चोटों के कारण होती है, तो मुआवजा मानक भी राष्ट्रीय मानक से दोगुना होगा। लियांग होंगवेई ने सलाम किया और कहा, श्री सक्सेना, धन्यवाद। धन्यवाद, श्री सक्सेना, आसपास के अन्य क्रू सदस्यों ने भी कहा। अयान सक्सेना जल्दी से विमान से उतरकर चला गया। लियांग ये अपनी बुलेट प्रूफ कल्लिनन चला रहे थे। अयान सक्सेना स्वयं गाड़ी चलाकर रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को जू परिवार के पास ले गया। दोपहर के समय अयान सक्सेना और अन्य लोग आ गए। राघव मेहरा और सविता मेहरा ने लोगों से एक शानदार दोपहर का भोजन तैयार करवाया। जियोलिन, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? सविता मेहरा ने घबराते हुए पूछा। उन्हें पहले से ही पता था कि अयान सक्सेना और अन्य पर कल हमला हुआ था। पहले तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन बाद में इंटरनेट पर प्रासंगिक खबर फैल गई। कई लोगों ने गोलियों और विस्फोटों की आवाजें सुनी। अयान सक्सेना ने अपना बायां हाथ मोड़ा और मुस्कुराया। माँ, कोई बात नहीं, अब मैं इस हाथ से अनिंदिता को भी पकड़ सकता हूँ। सविता मेहरा ने तुरंत कहा, बकवास मत करो। अनिंदिता, अब अपने पापा को अपने बाएं हाथ से मत पकड़ने दो। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। दादी, मुझे पता है। पिताजी घायल हो गए हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। अध्याय 363, हनीमून के लिए। द्वीप की ओर प्रस्थान। खाने की मेज के चारों ओर कई लोग बैठ गए। राघव मेहरा ने कहा, जियाओलिन, चूंकि तुम घायल हो, इसलिए मैं शराब नहीं लाऊंगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अगर मैं घायल नहीं भी होता तो भी मैं कुछ समय तक शराब नहीं पीता। सविता मेहरा की आंखें चमक उठीं। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के लिए शराब से दूर रहो, ताकि तुम और मेंग्याओ दूसरा बच्चा पैदा कर सको। राघव मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया। ये सचमुच अच्छा होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमें जल्द ही अच्छी खबर देंगे। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की ओर देखा। रोशनी मेहरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अयान सक्सेना ने कहा, पापा, मम्मी, मैं मेंग्याओ को उसके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा हूँ, इसलिए हमें अच्छी खबर मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह रोशनी मेहरा के शरीर को ठीक करने के लिए दवा का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके मेरिडियन साफ होने के बाद रोशनी मेहरा का शरीर मजबूत होने के लिए कुछ आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिसका कंडीशनिंग प्रभाव होता। रोशनी मेहरा के साथ उसके अंतरंग कृत्य भी उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद थे। अयान सक्सेना और अन्य लोगों ने बिना कुछ पिए ही अपना खाना जल्दी से खत्म कर लिया। अयान सक्सेना और राघव मेहरा अध्ययन के लिए गए। जियाओलिन, मुझे तुम्हारी पट्टी देखने दो, राघव मेहरा ने चिंतित भाव से अयान सक्सेना की बांह की ओर देखते हुए कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराया, पिताजी, देखने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी आंतरिक ऊर्जा मुझे जल्दी ठीक होने में मदद करती है। ये कल रात से ही पपड़ीदार हो गया था। मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसे देखें, इसलिए मैं इस पर पट्टी बांध रहा हूँ। सच में? राघव मेहरा ने खुश होकर कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक, ये सच है। इस तरह की सती चोट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। राघव मेहरा, भविष्य में लापरवाही मत करना। सौभाग्य से छर्रे सिर्फ तुम्हारे हाथ पर लगे, अगर सिर या दिल पर लगे होते तो शायद। ये सोचकर राघव मेहरा को थोड़ा डर लगा। उनकी बेटी की अभी अभी शादी हुई थी और अगर अगले ही दिन वह विधवा हो गई तो ये बहुत दुखद होगा। और तो और, अनिंदिता सक्सेना अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अगर अयान सक्सेना मर जाता तो क्या वह फूट फूट कर नहीं रोती? ठीक है, अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। राघव मेहरा, यह अच्छी बात है कि आपने इतने लंबे समय तक अपनी क्षमताओं को छिपाया और अब काफी मजबूत हो गए हैं। अन्यथा आप इस बार ड्रोन हमले से बच नहीं पाते। क्या होगा यदि भविष्य में आपको पुनः ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े? अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी, इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने देश को नई ड्रोन जैमिंग तकनीक दी है। जल्द ही बेहतर उत्पाद आने चाहिए। भविष्य में यदि आपको कोई समस्याग्रस्त ड्रोन मिलता है तो आप जैमर चालू करके उसे दबा सकते हैं। राघव मेहरा ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि किस संगठन ने इसकी योजना बनाई और केशव राणा के पीछे कौन सा संगठन है? अयान सक्सेना, इस बार यह कैमल नेशन का एक प्रतिक्रियावादी संगठन था जो कैमल नेशन को ड्रोन बेचने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। लेकिन हो सकता है कि वह ड्रोन उनका न हो। उनकी प्रौद्योगिकी के स्तर को देखते हुए उन्हें ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। राघव मेहरा के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? शायद। क्या दुनिया भर में कई चीजों के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका की छाया नहीं है? अयान सक्सेना ने कहा। राघव मेहरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शियाओलिन, अगर इस बार उस संगठन की जवाबी कार्रवाई विफल हो जाती है तो क्या वे भविष्य में जवाबी कार्रवाई के लिए उन्हीं तरीकों या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करेंगे? हर समय निष्क्रिय रूप से पिटते रहना अच्छी बात नहीं है। अयान सक्सेना, पिताजी, मैं मेंग्याओ को हनीमून पर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। हम एक सुंदर द्वीप ढूंढेंगे और 1 महीने तक वहीं रहेंगे। मैं कुछ अच्छी चीजों पर शोध करूंगा। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम अपने हनीमून पर जा रहे हो, अनिंदिता के बिना? हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। अनिंदिता सक्सेना के बिना वह अपने कौशल में सुधार कैसे कर सकते थे? इसके अलावा अगर वे उसे अपने साथ नहीं ले जाते तो उन्हें अनिंदिता सक्सेना की याद आती। 1 महीने की बात तो दूर, उन्हें शायद 1 हफ्ते बाद ही वापस आना पड़ता। राघव मेहरा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कुछ समय के लिए थोड़ा व्यस्त रहूंगा। अगर मेंग्याओ गर्भवती हो जाती है तो मुझे वैसे भी व्यस्त रहना होगा। पिताजी, तब तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। वह केवल 50 वर्ष के थे और अभी भी कड़ी मेहनत करने की उम्र थी। जियाओलिन, तुमने कहा था कि तुम अपने हनीमून के लिए एक द्वीप खोजने जा रही हो। घरेलू या विदेशी? विदेश में यह इतना सुरक्षित नहीं हो सकता है। अयान सक्सेना, बेशक ये घरेलू है। अब विदेश जाना सुविधाजनक नहीं है। हमारे देश में अच्छे दृश्यों वाले कई द्वीप हैं। अच्छी बात है। राघव मेहरा ने राहत की सांस ली। यदि हमला होने के बाद वे विदेश भाग जाएं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जियाओलिन, क्या तुम इस हमले का बदला नहीं लोगे? राघव मेहरा ने पूछा। वह और सविता मेहरा भी हमले से काफी नाराज थे। अयान सक्सेना, देश को कार्रवाई करनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाना देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कैमल नेशन में उस प्रतिक्रियावादी संगठन से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अनुमान है कि देश और ऊंट राष्ट्र भविष्य में व्यापार को मजबूत करेंगे। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास या कुछ और भी हो सकता है। मेरा जवाबी हमला कुछ अच्छी चीजों पर शोध करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका को बता दें कि मेरे बच्चे की देखभाल करने में मुझे परेशान करने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। राघव मेहरा को अचानक समझ आ गया। पिताजी, मुझे उच्च अधिकारियों को फोन करना है। राघव मेहरा, ठीक है, तुम फोन करो। मैं अनिंदिता के साथ खेलने जाऊंगा। राघव मेहरा अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए और अयान सक्सेना ने शेरा से संपर्क किया। शेरा, मुझे अपने हनीमून के लिए बहुत अच्छे दृश्यों वाला एक द्वीप ढूंढना है। इसके अलावा मुझे द्वीप पर शूटिंग का अभ्यास भी करना है। कृपया कुछ बंदूकें और गोलियां तैयार रखें। फोन के दूसरी ओर मौजूद शेरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मिस्टर सक्सेना, आपकी निशानेबाजी पहले से ही बहुत अच्छी है। अयान सक्सेना, मेरी निशानेबाजी में अभी सुधार की जरूरत है। अगर इस बार मेरी निशानेबाजी बेहतर होती तो मैं घायल नहीं होता। कुछ पिस्तौल, राइफल, स्नाइपर राइफल आदि लेकर आओ।
पर्याप्त मात्रा में गोलियां लाना सुनिश्चित करें। शेरा, मिस्टर सक्सेना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अरविंद नायर और अन्य लोगों को आपके साथ द्वीप पर जाना होगा, अन्यथा आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। आप सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब हमारा परिवार छुट्टियों पर हो तो अरविंद नायर और अन्य लोग हमें घूरे नहीं। शेरा ने तुरंत स्थिति की सूचना दी। स्वाभाविक रूप से उच्च अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं थी। अयान सक्सेना का घरेलू द्वीप पर जाना वास्तव में शहर में रहने से अधिक सुरक्षित था। शहर का माहौल बहुत जटिल था। कौन जानता था कि कब कोई ड्रोन उड़ जाए या कब कोई कार बम से उड़ जाए। द्वीप के आसपास कुछ भी नहीं था, बस 1 या 2 युद्धपोतों को पास के जल क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दीजिए। कई प्रशिक्षण परियोजनाएं कहीं भी की जा सकती हैं और लागत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। अयान सक्सेना के देश के लिए योगदान की तुलना में ये थोड़ा सा सुरक्षा खर्च कुछ भी नहीं है। उच्च अधिकारियों के पास आंकड़े हैं कि अयान सक्सेना द्वारा देश को दी गई मदद पैसे में परिवर्तित होने पर 200 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। ये धनराशि 30 टाइप 055 विध्वंसक जहाज बनाने के लिए पर्याप्त है। शेरा, मेरे लिए 2 अच्छे कंप्यूटर लाओ, मेंग्याओ और मैं तब गेम खेलेंगे। अयान सक्सेना ने शेरा को संदेश भेजा। शेरा की आंखें चमक उठीं। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि अयान सक्सेना को कंप्यूटर सिर्फ गेम खेलने के लिए चाहिए। हो सकता है कि वह गेम खेलने के अलावा कुछ अच्छा भी बनाए। ठीक है मिस्टर सक्सेना, हम पर्याप्त जीवन यापन सामग्री भी लाएंगे, शेरा ने जवाब दिया। देश की कार्रवाई बहुत तेज थी। उसी दिन बहुत ही सुंदर दृश्य वाले एक द्वीप को अस्थायी रूप से जनता के लिए बंद कर दिया गया। अगले दिन अयान सक्सेना और अन्य लोग द्वीप पर पहुंचे। वाह, कितना सुंदर समुद्र तट है, अनिंदिता सक्सेना मुलायम रेत पर नंगे पैर दौड़ती हुई बोली। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा एक दूसरे का हाथ थामे पीछे पीछे आ रहे थे। पति जी, यह एहसास कितना अच्छा है, रोशनी मेहरा ने चेहरे पर मीठी मुस्कान के साथ कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, रात में यह एहसास और भी अच्छा होगा। रोशनी मेहरा, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, चलो 1 महीने तक कड़ी मेहनत करते हैं। हो सकता है कि इस दौरान भगवान हमें कोई सरप्राइज दे दें। ठीक है। रोशनी मेहरा का चेहरा हल्का लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगला महीना तोपों की गोलाबारी का महीना होगा। अध्याय 364 शूटिंग कौशल में सुधार। चीन और कैमल नेशन ने एक सैन्य खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन कैमल नेशन को उन्नत लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत और कई उन्नत मिसाइलें बेचेगा। चीन और कैमल नेशन संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे। चीन रेड मून संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहा है। अयान सक्सेना और उनका परिवार अपने हनीमून के लिए द्वीप पर पहुंचे और देश ने कार्रवाई शुरू कर दी तथा कई बड़े कदम उठाए गए। अयान सक्सेना अब निश्चित रूप से चीन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। कुछ ही महीनों में अयान सक्सेना ने देश को बहुत मदद पहुंचाई है और इसके दीर्घकालिक लाभ अथाह हैं। चीन को अयान सक्सेना की हत्या के किसी भी प्रयास का कड़ा जवाब देना चाहिए। अयान सक्सेना पर हमले के लिए रेड मून संगठन जिम्मेदार था। चीन की लगातार कार्रवाइयों ने उन्हें बेचैन कर दिया है। यदि उन्हें सचमुच आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और चीन तथा कैमल नेशन संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएं तो उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने बदला लेने और अपना गुस्सा निकालने के लिए अयान सक्सेना की हत्या कर दी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे लोगों में खलबली मच जाएगी। चीन की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी थी। व्यक्तियों के मुकाबले उनकी ताकत काफ़ी है। उनके संगठन में हजारों सदस्य हैं और कई लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वे किसी देश के सामने टिक नहीं पाते। ऊंट राष्ट्र अब उनका दमन कर सकता है। यदि चीन और कैमल नेशन संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हैं तो उनकी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो क्या हुआ है। चीन अब ऊंट राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग कर रहा है। हम क्या करें? क्या हमारी ताकत चीन से मुकाबला कर सकती है? रेड मून संगठन के एक सदस्य ने गुस्से से कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भले ही चीन हमें आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमत हो जाए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर सहमत नहीं होगा। आसमान नहीं गिरेगा। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। भविष्य का आधिपत्य चीन के पास होने की संभावना है। हमने भविष्य के आधिपत्य को नाराज कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में हमारे लिए अच्छा समय न हो। अगर हम देश का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भविष्य में चीन के समर्थन की आवश्यकता होगी। हमने गलत कदम उठाया। रेड मून संगठन के उच्च स्तरीय सदस्य जमकर बहस कर रहे थे। भारी दबाव के कारण उन्हें आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा।
हालांकि अमेरिका के समर्थन के बावजूद वे मुश्किल से स्थिरता बनाए रख पाए। आखिर अयान सक्सेना की मौत नहीं हुई। यदि वे डटे रहे तो उन्हें प्रतिबंधों के इस दौर से गुजरने में सक्षम होना चाहिए। बैंग बैंग द्वीप पर अयान सक्सेना रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना को गोली चलाना सिखा रहा था। रोशनी मेहरा असली बंदूक चला रही थी, जबकि अनिंदिता सक्सेना खिलौने वाली बंदूक चला रही थी। रोशनी मेहरा ने पहले कभी बंदूक नहीं संभाली थी, उसे भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इस हमले के बाद रोशनी मेहरा को लगा कि भले ही वह भविष्य में बंदूक का इस्तेमाल करें या नहीं, लेकिन उन्हें बंदूक चलाना सीखना होगा और उसे इसमें अच्छा होना जरूरी था। माँ, मेरा निशाना सही नहीं लगा। पिताजी, आपने निशाना सही मारा। पिताजी, आप बहुत अद्भुत हैं, अनिंदिता सक्सेना ने बचकानी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिंदिता, तुम और मम्मी अधिक अभ्यास करो और तुम दोनों भविष्य में बहुत अच्छे बनोगे। हम। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं बहुत बहुत अच्छी बनना चाहती हूँ, ताकि अगर भविष्य में डैडी को कोई चोट लगे तो मम्मी और मैं आपकी रक्षा कर सकें। मम्मी, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, रोशनी मेहरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। अनिंदिता बहुत अच्छी है। डैडी का मानना है कि तुम भविष्य में बहुत शक्तिशाली बनोगी। हे। अनिंदिता सक्सेना खुशी से मुस्कुराई। अयान सक्सेना ने पढ़ाना जारी रखा। अब उनके पास 20 घंटे से अधिक शूटिंग का अनुभव था और अगले 10 घंटों में वह महान स्तर तक पहुंच जाएंगे। रोशनी मेहरा बिल्कुल नौसिखिया थीं। पहले तो वह दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 15 मिनट ही अभ्यास कर पाती थीं। बाद में अभ्यास का समय अधिक हो सकता है। अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि महान स्तर तक पहुंचने में आधा महीना लगेगा। शूटिंग का अभ्यास करने के बाद अयान सक्सेना और उनका परिवार समुद्र तट पर गए। समुद्र शांत था और वे तैर सकते थे और मॉडल हवाई जहाज़ों के साथ खेल सकते थे। अयान सक्सेना अपने साथ बहुत सारे मॉडल हवाई जहाज़ लेकर आए थे। मॉडल हवाई जहाज के साथ खेलने से उनकी गुप्त हमला करने वाली पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में सुधार हो सकता है। इसमें मिसाइल प्रौद्योगिकी भी शामिल थी। चीन की मिसाइलें पहले से ही बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन और अधिक शक्तिशाली होना और भी बेहतर था। आमतौर पर अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना के साथ मॉडल एयरप्लेन के साथ बहुत कम खेलते थे, लेकिन समुद्र तट पर यहाँ के माहौल को देखते हुए अनिंदिता सक्सेना अपने माता पिता के साथ मॉडल एयरप्लेन के साथ खेलने के लिए बहुत इच्छुक थी। पिताजी, जाओ, माँ की नाव तुम्हें पीछे छोड़ रही है, अनिंदिता सक्सेना खुशी से चिल्लाए। पलक झपकते ही 1 सप्ताह बीत गया और अयान सक्सेना और उसके परिवार ने खूब आनंद उठाया। कोई भी बुरी नीयत वाला व्यक्ति उन्हें परेशान करने नहीं आया। 2 युद्धपोत द्वीप से 10 समुद्री मील से भी कम दूरी पर पहरा दे रहे थे तथा वे संकट का पहला संकेत मिलते ही कार्रवाई करेंगे। बीप, अयान सक्सेना ने शेरा को फोन किया। उन्होंने दिन भर रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना के साथ खेलकर बिताया और शाम को व्यायाम भी किया, लेकिन व्यायाम के अलावा भी अयान सक्सेना के पास विभिन्न कार्यों के लिए काफी समय था। मिस्टर सक्सेना, आपके निर्देश क्या हैं? शेरा ने फोन उठाते हुए जल्दी से पूछा। अयान सक्सेना, शेरा, विमान पर लगे जैमर में सुधार किया गया है और आप इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान पर कर सकते हैं। प्रभाव पहले जैसा ही है, लेकिन जैमिंग रेंज 2 गुनी हो गई है और जैमिंग तीव्रता 3 से 4 गुना बढ़ गई है। शेरा बहुत उत्साहित था। यह एक बहुत बड़ा लाभ था। जरा कल्पना कीजिए, जब दोनों पक्षों के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान निकट आए तो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान के हमले की सीमा तक पहुंचने से पहले ही चीन का पक्ष उन्मत्त होकर आक्रमण कर सकता था। भले ही दूसरे पक्ष के पास मजबूत एंटी जैमिंग क्षमताएं हों और वह जैमिंग के बावजूद आगे बढ़ना जारी रख सके, लेकिन पास आने के बाद जैमिंग और भी मजबूत हो जाएगी, 3 से 4 गुना तक अधिक शक्तिशाली। इस स्थिति में यह आश्चर्यजनक होगा कि दूसरे पक्ष का विमान इसका सामना कर सके। आजकल युद्ध की स्थिति बदल गई है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। श्री सक्सेना, धन्यवाद, शेरा ने गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना, मैं जल्दी से जहाज पर चलने वाला संस्करण लाऊंगा। जहां तक मानव रहित जैमिंग वाहन की बात है तो उसे अंतिम स्थान पर रखूंगा। वैसे भी हमारे देश को जमीन पर ज्यादा खतरा नहीं है। शेरा ने मजाक में कहा। मिस्टर सक्सेना, मानव रहित जैमिंग वाहन को भी जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए। हमें स्टिक देश को गुआंशी में उतरने और हम पर आक्रमण करने से रोकना होगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये खबर इंटरनेट पर देखी थी। वह लगभग हंस पड़ा। छड़ी देश की कल्पना बुरी नहीं है। शेरा, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मेरे घर पर नजर रखनी होगी, अयान सक्सेना ने कहा। शेरा मुस्कुराया। मिस्टर सक्सेना, आप चिंता न करें, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो कई लोगों को अंदर जाना पड़ेगा,
मेरे सहित दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। अयान सक्सेना ने द्वीप पर कई नए कौशल सीखे। इनमें से कुछ नए कौशल बेकार थे और कुछ काफी उपयोगी थे। उदाहरण के लिए, अनिंदिता सक्सेना को गोताखोरी कराने से उन्हें कछुआ श्वास तकनीक की शिक्षा मिली, जिसे अयान सक्सेना बेकार मानते थे। अनिंदिता सक्सेना को शिकार पर ले जाने से उन्हें ट्रैकिंग कौशल प्राप्त हुआ। अयान सक्सेना को ये कौशल बहुत अच्छा लगा। यदि भविष्य में उसका सामना दुश्मनों से हुआ और वे भाग गए, तो वह ट्रैकिंग कौशल का उपयोग करके उन्हें ढूंढने में सक्षम हो सकता है। होस्ट, बधाई हो, आपका शूटिंग अनुभव अब 40 घंटे का है और आपकी शूटिंग का स्तर महान स्तर पर पहुंच गया है। सिस्टम की आवाज़ अचानक अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अंत में, वे इस द्वीप पर आधे महीने से थे। अयान सक्सेना के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी भर गई और अयान सक्सेना की शूटिंग का स्तर जल्द ही महान स्तर पर पहुंच गया। भगवान, अद्भुत है, अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। पौराणिक शूटिंग कौशल ग्रैंडमास्टर स्तर की तुलना में बहुत मजबूत था। ग्रैंडमास्टर स्तर पर आप जो भी लक्ष्य करेंगे, वह उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन तेज गति से चलते लक्ष्यों पर मार करने की दर थोड़ी कम थी। पौराणिक स्तर ने ऐसी कमियों को बहुत कम कर दिया। यदि पहले की तरह कोई और ड्रोन हमला हुआ तो वह संभवतः पहली ही गोली में उसे मार गिराने में सक्षम होगा। अध्याय 365, क्या बंदूक हिलाने की तकनीक वास्तविक है? सटीकता से निशाना लगाना महान निशानेबाजी कौशल का सिर्फ एक लाभ है, अकेले यह महान स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। बंदूक हिलाने की कला, ये वास्तव में मौजूद है। अयान सक्सेना इसे तुरंत आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। जब उसकी निशानेबाजी महान स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा चलाई गई गोलियां वास्तव में एक चाप के साथ यात्रा कर सकती हैं। नज़दीकी दूरी पर यह बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि गोली की दूरी बहुत कम होती है। यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो यह बहुत उपयोगी हो जाता है। उदाहरण के लिए, वह कई दसियों मीटर की दूरी से एक गोली दाग सकता है जो एक चाप बनाकर छुपे हुए दुश्मन पर लग जाती है। मैं मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं गोली में आंतरिक बल डालकर उसे अधिक शक्ति भी दे सकता हूँ। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। अयान सक्सेना ने पहले भी गोलियों में आंतरिक बल डालने की कोशिश की थी और यह संभव भी था, जिससे गोली की ताकत बढ़ सकती थी। लेकिन इससे गोली का रास्ता भटक जाता था और वह दिशा को अच्छी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता था। यदि गोली सटीक नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी शक्तिशाली है। अब स्थिति अलग है। उनके पास शानदार शूटिंग कौशल है और उनकी सटीकता में काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ तक कि अगर वह आंतरिक बल का उपयोग करते हैं, तो उन्हें इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ मिनट बीत गए। पत्नी, आपको और अनिंदिता को यहाँ प्रैक्टिस करना बंद कर देना चाहिए। मैं कुछ और अभ्यास करूँगा, अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा। रोशनी मेहरा ने उसका हाथ हिलाया। उसका हाथ काफ़ी दर्द कर रहा था। सौभाग्य से उसका शरीर पहले से बेहतर हो गया था, नहीं तो उसका हाथ और भी ज़्यादा दर्द करता। उसे दिन में और कभी कभी रात में भी शूटिंग का अभ्यास करना पड़ता है। ये काफ़ी थका देने वाला है। पति, मैं अनिंदिता को चित्र बनाने के लिए समुद्र तट पर ले जाऊंगी। जब तुम्हारा काम हो जाए तो आ जाना, रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना से कहा। पिताजी, गले लगो। अनिंदिता सक्सेना ने अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाए और अयान सक्सेना ने उसे गले लगा लिया। अनिंदिता, पहले तुम चित्र बनाओ और डैडी बाद में आकर तुमसे मिलेंगे। डैडी तुम्हें सिखाएंगे कि तुम कहाँ अच्छी तरह से चित्र नहीं बना पाती हो। हम। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना को चूमा। पिताजी, सावधान रहें, अपने आप को मत मारो। रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना तुरंत वहां से चली गईं। अयान सक्सेना लक्ष्य से केवल 1 दर्जन मीटर की दूरी पर था। वह लक्ष्य से 30 या 40 मीटर दूर एक स्थान पर चला गया। बैंग बैंग। अयान सक्सेना ने पहले तो 2 शॉट लगाने की कोशिश की। महान स्तर पर पहुंचने के बाद बंदूक उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी। वह बिना निशाना लगाए भी सटीक निशाना लगा सकता था। मेरे लिए मुड़ो। अयान सक्सेना ने बंदूक हिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। पिस्तौल ने उसके हाथ में एक चाप बनाया और अयान सक्सेना ने सबसे उपयुक्त कोण पर गोली चलाई। गोली में एक प्रारंभिक वेग और घूर्णन शक्ति थी। जिस समय गोली चलाई गई, उस समय अयान सक्सेना का निशाना लक्ष्य पर नहीं था, लेकिन गोली बिल्कुल सही जगह पर लगी। बंदूक हिलाने की तकनीक में 2 कठिनाइयां हैं। पहली, पिस्तौल के घुमाव की गति तेज होनी चाहिए, जिसके लिए अत्यधिक ताकत की आवश्यकता होती है। दूसरी, गोली चलाने का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। स्विंग की गति जितनी अधिक होगी, सटीकता पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। पहली स्थिति से 99% लोग समाप्त हो जाएंगे और जब दूसरी स्थिति जोड़ी जाएगी, तो शेष बचे लगभग सभी लोग समाप्त हो जाएंगे।
जोरदार स्विंग करते समय सही शूटिंग टाइमिंग को समझ पाना कठिन होता है, लेकिन अयान सक्सेना के लिए ये समस्याएं नहीं हैं। पहली गोली लग सकती है, लेकिन परिवर्तन की मात्रा थोड़ी कम है। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। उसने गोली में आंतरिक बल का एक धागा डाला। उसने फिर से गोली चलाई और इस बार चाप बहुत बड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये गोली निशाने पर नहीं लगी। बैंग बैंग बैंग। अयान सक्सेना ने फायरिंग और प्रशिक्षण जारी रखा। अपनी शानदार शूटिंग स्किल्स के कारण वह तेजी से आगे बढ़े। आधे घंटे से भी कम समय में अयान सक्सेना ने इसमें पूरी तरह महारत हासिल कर ली। आंतरिक बल जोड़कर गोली काफ़ी चाप बदल सकती है, लेकिन गोली को पूरी तरह से भौतिक सामान्य ज्ञान का उल्लंघन करने, अचानक बड़े कोण पर दिशा बदलने या यहाँ तक कि घूमने के लिए मजबूर करना असंभव है। हफ। अयान सक्सेना ने राहत की सांस ली। इस स्तर की शूटिंग के साथ ये लगभग पर्याप्त है। कम से कम ड्रोन के खतरे से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक अयान सक्सेना अभ्यास जारी रखेंगे। उनके और रोशनी मेहरा के हनीमून का आधा महीना बाकी है और वे अभी भी बहुत कुछ सुधार सकते हैं। रोशनी मेहरा की निशानेबाजी को भी अभ्यास की ज़रूरत है। अयान सक्सेना समुद्र तट पर गया। रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना छत्र के नीचे चित्र बना रही थीं। उनके पीछे आया अयान सक्सेना। अनिंदिता सक्सेना का चित्र काफ़ी अच्छा था। रोशनी मेहरा में चित्रकारी की ज़्यादा प्रतिभा नहीं थी और उनकी चित्रकारी भी अपेक्षाकृत खराब थी। पति, मुझ पर मत हंसो। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर कातर दृष्टि से देखा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, आप एक अमूर्त कलाकार हैं और अनिंदिता एक यथार्थवादी हैं। ये दो अलग अलग शैलियां हैं। रोशनी मेहरा, पिताजी आइए और मुझे सिखाए। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ठीक है डैडी, तुम्हें सिखा देंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी। निदेशक महोदय, ये चीन से प्राप्त नवीनतम खुफिया जानकारी है। किसी ने निदेशक रॉबर्ट को खुफिया जानकारी दी। रॉबर्ट ने खुफिया डेटा को ध्यान से देखा। चीन के ड्रोन जैमर ने बड़ी सफलता हासिल की है। रॉबर्ट ने भौहें सिकोड़ी। ये खुफिया डेटा विमान या युद्धपोतों पर ड्रोन जैमर लगाने में बड़ी सफलता के बारे में नहीं था, बल्कि साधारण वाहनों पर लगे ड्रोन जैमर लगाने में बड़ी सफलता के बारे में था। लेकिन यदि साधारण वाहनों पर लगे ड्रोन जैमर इसमें सेंध लगा सकते हैं, तो ये भी संभव है कि विमानों और युद्धपोतों पर लगे जैमर भी इसमें सेंध लगा सकें। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि यह अयान सक्सेना है। अयान सक्सेना हनीमून के बहाने हड़बड़ी में रिसर्च कर रहा है। रॉबर्ट के सामने खड़े व्यक्ति ने कहा। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। कुछ समय पहले अयान सक्सेना पर हमला हुआ था और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। भविष्य में हमारे विमानों और युद्धपोतों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हवाई जहाज और युद्धपोतों को मॉडिफाई करना आसान नहीं है। अगर तकनीक है भी तो उसे इस्तेमाल करने में काफ़ी समय लगता है। निर्देशक, अयान सक्सेना अब द्वीप पर है। क्या हमें एक पनडुब्बी भेजकर कमांडो टीम को उसे मारने देना चाहिए? यह आदमी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। रॉबर्ट के सामने खड़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। रॉबर्ट, क्या आपको लगता है कि चीन के युद्धपोत कागज से बने हैं? एक चीनी विध्वंसक और एक फ्रिगेट पास में ही खड़े हैं। क्या हमारी पनडुब्बी वहां मरने जा रही है? निदेशक महोदय, हमारी पनडुब्बियां सबसे उन्नत हैं। रॉबर्ट ने हाथ हिलाकर कहा, चलो। विध्वंसक और फ्रिगेट हमारी पनडुब्बियों को पूरी तरह दबा देते हैं। आवेगशील मत बनो। रॉबर्ट के सामने खड़े व्यक्ति ने कहा। डायरेक्टर, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या होगा अगर अयान सक्सेना वहीं रहे और लंबे समय तक वापस न जाए? रॉबर्ट, वह शायद अपने हनीमून पर होगा। उसे 1 महीने में शंघाई लौट जाना चाहिए। वह एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि उसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जा सके। उनके बगल में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, निदेशक, क्या हम किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? यह आवश्यक नहीं है कि वे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में ही आएं। हम उसे दूसरे देश में अगवा कर लेते हैं। अगर हम सचमुच उसका अपहरण नहीं कर सकते तो उसे मार डालो। रॉबर्ट ने सोचा, यह विचार बुरा नहीं है। अयान सक्सेना युवा है और उसे मूर्ख बनाया जा सकता है। जल्द ही रॉबर्ट ने इस विचार की सूचना दी। 2 दिन बीत गए। यूरोप एक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है और मुझे इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है और मुझे बोलने के लिए कह रहा है। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इसमें भाग न लें। अगर आप गए तो शायद सुरक्षित वापस न आ सकें। अध्याय 366। एक गोली निशाने पर लगी। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और चूमा और कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां क्या करूंगा?
वे मुझे क्या सिखा सकते हैं? अपनी पत्नी से बातचीत करना बेहतर है। रोशनी मेहरा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह फुसफुसाकर बोली, पति, आपका शरीर इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं इसे मुश्किल से सहन कर सकती हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, पत्नी, अपनी 18 मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करें। मुझे आपकी ताकत पर विश्वास है। तुम बुरे आदमी हो। रोशनी मेहरा ने शरारत से कहा। पति, आपने हाल ही में अपनी परिकथाएं अपडेट नहीं की हैं। ऑनलाइन कई पाठक आपसे अपनी परिकथाएं अपडेट करने का आग्रह कर रहे हैं। अयान सक्सेना, मैं अभी परियों की कहानियों को अपडेट नहीं करूंगा। मैं प्रशंसकों को जवाब देने के लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। वह चली गई और अयान सक्सेना ने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। नमस्ते सभी, मैं अयान सक्सेना हूं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरी चोट लगभग ठीक हो गई है, लेकिन परियों की कहानियों को अभी भी स्थगित करना पड़ा है। कुछ समय पहले मुझ पर हमला हुआ था और अब मैं ड्रोन विरोधी तकनीक पर शोध करने में व्यस्त हूं। अयान सक्सेना ने तुरंत रिकॉर्ड किया गया वीडियो अपलोड कर दिया। डाइन पर उनके पहले से ही 40 से 50 मिलियन प्रशंसक हैं। जल्द ही बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने अयान सक्सेना का वीडियो देखा। मास्टर लिन ने अपडेट करना बंद कर दिया है। मैं पहले थोड़ा दुखी था, लेकिन मास्टर लिन वास्तव में एंटी ड्रोन तकनीक पर शोध कर रहे हैं। मेरा रोबोट बहुत छोटा था। मैं मास्टर लिन से माफ़ी मांगता हूँ। मास्टर लिन, मैं मूल रूप से एक घर पर रहने वाला पिता और एक साहित्यिक कार्यकर्ता था, लेकिन आपने मुझे वैज्ञानिक शोध करने के लिए मजबूर किया। क्या अब आप खुश हैं? यदि ये तकनीक सफल होती है, तो अनुमान है कि इसका उपयोग हवाई जहाज़ों और युद्धपोतों पर भी किया जा सकेगा। कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अयान सक्सेना का समर्थन किया। अयान सक्सेना का विदेश में कोई अकाउंट नहीं है। डून पर उन्हें फॉलो करने वाले प्रशंसक स्वाभाविक रूप से ज़्यादातर चीनी हैं। अयान सक्सेना द्वारा परिकथाएं लिखने और सैन्य अनुसंधान करने के बीच, अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सैन्य अनुसंधान का समर्थन करते हैं। कई देशों के लोगों के विपरीत, चीन के लोग देश के सैन्य निर्माण का पूर्ण समर्थन करते हैं। यदि राष्ट्रीय रक्षा लॉटरी शुरू की जाए तो अनुमान है कि वह बिक जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका। रॉबर्ट को तुरंत ही यह खबर मिल गई। उनमें से कुछ लोग अयान सक्सेना के डूइन पर लगातार नज़र रख रहे हैं। डायरेक्टर, वह एंटी ड्रोन तकनीक वास्तव में अयान सक्सेना द्वारा बनाई गई है। किसी ने रॉबर्ट से कहा। रॉबर्ट ने कहा, यह अच्छी बात है कि यह सिर्फ ड्रोन रोधी तकनीक है। पूरी ताकत से जांच करें कि क्या उन्होंने हवाई जहाज़ों और युद्धपोतों के लिए भी ऐसी ही तकनीक विकसित की है। हाँ, निदेशक, रॉबर्ट ने चुपके से भौहें सिकोड़ीं। उनमें से कुछ अयान सक्सेना का विश्लेषण करने में माहिर हैं। उनके विश्लेषण से अयान सक्सेना द्वारा ऐसा वीडियो पोस्ट करना संकेत देता है कि भविष्य में हवाई जहाज या जहाज़ों पर संबंधित तकनीक का इस्तेमाल होने की संभावना है। क्या अयान सक्सेना ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति दे दी है? रॉबर्ट ने पूछा। निदेशक महोदय, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रॉबर्ट ने सोचा कि सौदेबाजी के लिए पर्याप्त चिप्स नहीं थे और अयान सक्सेना को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल था। क्या उन्हें यूरोपीय पक्ष से संवाद करना चाहिए और उनसे सौदेबाजी के लिए और चिप्स उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहिए? लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है जिसका निर्णय वह कर सकें। इसे उच्च अधिकारियों द्वारा मापा और विचारित किया जाना चाहिए। वह सिर्फ खुफिया जानकारी का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। अनजाने में ही 3 दिन और बीत गए। अयान सक्सेना और उनका परिवार 20 दिनों तक द्वीप पर रहे। इस दौरान 3 लोगों के परिवार ने बहुत ही खुश और आरामदायक समय बिताया। होस्ट, आपका हैकर स्तर महान स्तर पर पहुंच गया है। सिस्टम की आवाज़ अचानक अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। हैकर कौशल में अंततः सुधार हुआ है। गेम खेलना आंखों के लिए बुरा है। हालांकि अयान सक्सेना अनिंदिता को हर रोज़ कंप्यूटर गेम खेलने देते थे, लेकिन समय ज़्यादा नहीं था, इसलिए सुधार की गति बहुत अच्छी नहीं थी। अयान सक्सेना के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। इस प्रणाली की मदद से अयान सक्सेना ने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। आरामदायक। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लीजेंडरी लेवल पर पहुंचने के बाद हैकर की स्किल में काफ़ी सुधार हुआ है। ये स्किल सुधार उसके लिए काफ़ी मददगार है। जब वे ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे तो उनकी हैकिंग कौशल भी बहुत मजबूत थी, लेकिन अन्य देशों में भी ग्रैंड मास्टर स्तर के हैकर मास्टर्स थे। यदि उसने आक्रमण किया तो उसे खोज लिया जाएगा और उसका प्रतिरोध किया जाएगा। अब जब वह महान स्तर पर पहुंच गया है तो वह गुप्त वेबसाइटों में प्रवेश कर सकता है जैसे कि वह घर पर हो। तकनीकी कमी है और दूसरों के लिए उसे ढूंढ पाना कठिन है। बेशक, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को ऑनलाइन प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि ये रहस्य संभवतः इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं।
पिताजी, क्या अभी समय हो गया है? थोड़ी देर बाद अनिंदिता ने पूछा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, हाँ अनिंदिता, आगे डैडी तुम्हें कहानी सुनाएंगे और फिर तुम सो जाओगी। ठीक है, अनिंदिता ने सिर हिलाया। अनिंदिता के सो जाने के बाद अयान सक्सेना कंप्यूटर के पास गया। उसने जल्दी से कीबोर्ड पर टाइप किया और एक डिफेंस सिस्टम को संशोधित किया। ये रक्षा प्रणाली पहले भी उनके द्वारा बनाई गई थी। रोशनी मेहरा, राघव मेहरा और उनके माता पिता सभी के फ़ोन में ये सुविधा थी तथा घर के कंप्यूटरों में भी यह सुविधा उपलब्ध थी। अयान सक्सेना की हैकिंग स्किल्स पहले ही ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी और उसने जो डिफेंस सिस्टम बनाया था उसका डिफेंस इफेक्ट पहले से ही अच्छा था। अब जब उसका लेवल बेहतर हो गया है तो वह डिफेंस को मजबूत कर सकता है। क्या मुझे एक स्वचालित जवाबी हमला प्रणाली जोड़नी चाहिए? अयान सक्सेना ने विचार किया। अपने स्तर के साथ वह इसे पूरी तरह से जोड़ सकता है, लेकिन कभी कभी जवाबी हमला न करना, चुपचाप ये पता लगाना कि दुश्मन कौन है और फिर चुपचाप कार्रवाई करना बेहतर हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद अयान सक्सेना ने एक सरल पलटवार प्रणाली जोड़ी। यदि लक्ष्य की ताकत पर्याप्त नहीं है तो सिस्टम जवाबी हमला करेगा और जवाबी हमले में दूसरे पक्ष के कंप्यूटर के नष्ट हो जाने की संभावना है। यदि दुश्मन की ताकत बहुत मजबूत है तो जवाबी हमला प्रणाली काम नहीं करेगी और उसे रक्षा प्रणाली से संकेत मिलेगा। इसके बाद वह ऑनलाइन जाकर व्यक्तिगत रूप से दुश्मन का सफाया कर सकता है। जाना, अयान सक्सेना ने तुरंत संशोधित प्रणाली को रोशनी मेहरा और अन्य लोगों के फ़ोन और कंप्यूटरों तक पहुंचा दिया। नई रक्षा प्रणाली की सुरक्षा के साथ यह मूलतः पुनर्तः सुरक्षित है। दूसरों के लिए पौराणिक स्तर तक पहुंचना पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन संभावना बहुत कम है। दुनिया भर के सभी उद्योगों में हर 100 साल में केवल एक करामाती प्रतिभा हो सकती है। केवल ऐसी करामाती प्रतिभा ही महान स्तर तक पहुंच सकती है। अयान सक्सेना ने कंप्यूटर बंद किया और जल्दी से बेडरूम में चला गया। उनके 2 बेडरूम जुड़े हुए हैं। जब वह और रोशनी मेहरा व्यायाम करते हैं तो अनिंदिता अंदर वाले बेडरूम में सोती है। हालांकि कमरे का ध्वनिरोधी तंत्र बहुत अच्छा है, फिर भी अयान सक्सेना को यह जरूर पता चल जाएगा कि अनिंदिता उसकी सुनने की क्षमता के कारण जाग गई है या नहीं। पत्नी, चलो आज रात का खेल शुरू करते हैं। अयान सक्सेना बिस्तर पर गया और धूर्तता से मुस्कुराया। रोशनी मेहरा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, पति जी, ऐसा तो कई बार हो गया, मैं अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई? कोई बात नहीं, हालांकि संभावना कम है, पर मेरा गोला बारूद बहुत पर्याप्त है। आपकी गर्भावस्था केवल समय की बात है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी मेहरा, पति जी, मेरा शरीर अब, अयान सक्सेना ने कहा, आपका शरीर पहले से बहुत बेहतर है। ये वास्तव में भगवान की इच्छा थी कि हमने उस समय एक ही शॉट में इसे मारा। अनिंदिता बहुत भाग्यशाली है। उस समय आपके गर्भवती होने की संभावना 1000 में 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोशनी मेहरा के चेहरे पर सौम्यता झलक रही थी। अनिंदिता वाकई बहुत भाग्यशाली है। पतिदेव, आपको लड़का चाहिए या लड़की? अयान सक्सेना ने कहा, देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। मैं दवाओं का उपयोग करके ये नियंत्रित कर सकता हूं कि आपके गर्भ में लड़का होगा या लड़की, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया, तो फिर देखते हैं भगवान क्या चाहता है। पतिदेव, अगर मैं गर्भवती हुई तो क्या आप जल्दी से बता सकते हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। सामान्यतः एक अच्छी नाड़ी का पता 1 महीने के बाद लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास आंतरिक शक्ति है और मैं इसका पता लगाने के लिए असामान्य तरीकों का उपयोग कर सकता हूँ। मैं अगले दिन जान सकूंगा। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। अयान सक्सेना ने हमेशा की तरह नियमित रूप से अन्वेषण किया। अयान सक्सेना दंग रह गया। रोशनी मेहरा पहले से ही गर्भवती थी। अध्याय 367 माता पिता दोनों के लिए आश्चर्य। अयान सक्सेना के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य का भाव उभर आया। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और पूछा, पति जी, क्या मैं गर्भवती हूँ? अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और चूमा। हाँ पत्नी, तुम गर्भवती हो, तुम फिर से माँ बनने वाली हो। जब आप अनिंदिता के साथ गर्भवती थीं तब मैं आपके साथ नहीं थी, लेकिन इस बार मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए आपके साथ रहूंगी। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा, जो उसके बगल में सो रही थी। जब वह अनिंदिता सक्सेना के साथ गर्भवती थी तो यह वास्तव में काफी कठिन था, लेकिन शारीरिक थकावट गौण थी। मुख्य बात यह थी कि उस समय वह मानसिक रूप से थकी हुई थी। बाद में वह देश में नहीं रह सकी और विदेश चली गई, लेकिन वह अभी भी विदेश में कुछ गपशप सुन सकती थी। अब उसे छिपने की जरूरत नहीं है। भले ही उसका पेट दिख जाए, वह उदारता से बाहर जा सकती है। पति जी, ये लड़का है या लड़की? रोशनी मेहरा ने उत्सुकता से पूछा।
अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अभी यह जानने का कोई तरीका नहीं है, बच्चा तो बस एक छोटी कोशिका है। मेरी आंतरिक ऊर्जा का पता लगाना सीधे कोशिका को नहीं छूता है। इसके बजाय मेरी आंतरिक ऊर्जा आपके क्यूई और रक्त में असामान्यता का पता लगाती है। पत्नी, मुझे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं। रोशनी मेहरा ने अपने पेट को छूते हुए कहा, तो मुझे उम्मीद है कि ये जुड़वां बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जुड़वां बच्चे स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन हम इस पर जोर नहीं देंगे, इसे भाग्य पर छोड़ देंगे। ठीक है, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति, क्या हमें अनिंदिता को बताना चाहिए? अयान सक्सेना ने कहा, चलो उसे बताने से पहले थोड़ा इंतजार करते हैं। तुम अभी गर्भवती हो, चलो स्थिति स्थिर होने के बाद अनिंदिता को बताते हैं। पत्नी, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति जी, क्या तब मुझे काम पर जाने में कोई परेशानी होगी? अयान सक्सेना, ओवरटाइम काम न करें या देर तक न जागें, सामान्य रूप से काम करना कोई समस्या नहीं है। जब आप अनिंदिता के साथ गर्भवती थीं, तो शायद आपको पहले पता नहीं था। ठीक है, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अनिंदिता सक्सेना ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं। पापा, मम्मी, आप क्या बात कर रहे हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिंदिता, कोई बात नहीं। क्या तुम अब उठ रही हो, या फिर बिस्तर पर ही सोना चाहती हो? पिताजी, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। अयान सक्सेना बिस्तर से उठते हुए बोला, तो फिर तुम थोड़ी देर और सो जाओ, पापा नाश्ता बना देंगे, करीब आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद रोशनी मेहरा और बाकी लोग रेस्टोरेंट पहुंचे। रोशनी मेहरा ने पाया कि आज का नाश्ता थोड़ा अलग था। पति जी, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्या मैं बाद में मोटा हो जाऊंगा? रोशनी मेहरा ने विनम्रता से कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम कितना खा सकते हो, और अगर तुम मोटे भी हो गए तो बाद में खेती करके जल्दी ठीक हो जाओगे। गर्भावस्था में पोषण सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए आपका वजन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर वह पोषण के सेवन को ठीक से नियंत्रित कर ले तो रोशनी मेहरा का न तो वजन बढ़ेगा और न ही वह कुपोषित होगी। कई गर्भवती महिलाओं का वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनका पोषण संतुलित नहीं होता। अगर शरीर में पोषण की कमी है तो मस्तिष्क संकेत तो देगा, लेकिन मस्तिष्क आपको सटीक रूप से यह नहीं बता सकता कि आपको क्या खाना चाहिए। अयान सक्सेना सही जान सकता है कि रोशनी मेहरा के शरीर को क्या चाहिए। नाश्ते के बाद अयान सक्सेना और अन्य लोगों ने ताई ची का अभ्यास किया। हाल ही में वे अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची साधना में आलसी नहीं रहे हैं। वे हर दिन 2 राउंड अभ्यास करते हैं, हर बार आधे घंटे से ज्यादा समय तक। यद्यपि रोशनी मेहरा गर्भवती हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां अधिक कठिन नहीं हैं, इसलिए रोशनी मेहरा के लिए अभ्यास करना कोई समस्या नहीं है। पत्नी, मैं अनिंदिता को फुटबॉल खेलने के लिए समुद्र तट पर ले जाऊंगा। तुम इस बारे में माँ और पिताजी से बात कर सकती हो। ताई ची खत्म करने के बाद अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा। ठीक है, ठीक है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। चलो फुटबॉल खेलने चलें, अनिंदिता सक्सेना ने कहा और खुशी खुशी बाहर भाग गई। अयान सक्सेना फुटबॉल लेकर पीछे पीछे भागा। उसका फुटबॉल कौशल लगभग पौराणिक है, लेकिन दुर्भाग्य से यह कौशल मूल रूप से बेकार है। वह वैसे भी फुटबॉल मैचों में भाग नहीं लेगा। बीप बीप। रोशनी मेहरा ने सबसे पहले अयान सक्सेना की मां चेन मेई को वीडियो कॉल किया। चेन मेई ने तुरंत जवाब दिया। मां, रोशनी मेहरा ने पुकारा। चेन मेई ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, मेंग्याओ, क्या बात है? अगर अयान सक्सेना तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो माँ को बताओ और माँ तुम्हारे लिए उसे अनुशासन में रखेगी। रोशनी मेहरा, अयान सक्सेना मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मैं आपको खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ। चेन मेई को सुखद आश्चर्य हुआ। कब की बात है ये? रोशनी मेहरा ने शर्माते हुए कहा, कल रात। अयान सक्सेना को आज सुबह पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। माँ, अभी इस बारे में किसी और को मत बताना। हमने अभी तक अनिंदिता को भी नहीं बताया है। हमें डर है कि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो अनिंदिता बहुत दुखी हो जाएगी। चेन मेई ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेंगे। मेंग्याओ, जब तुम गर्भवती होती हो तो तुम्हें आमतौर पर सावधान रहना पड़ता है। अयान सक्सेना, मुझे उसे एक अच्छा व्याख्यान देना है। रोशनी मेहरा, माँ, वह अनिंदिता के साथ बाहर गया था। अयान सक्सेना की मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वह खुद ये जानता है। ये सच है। चेन मेई के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद रोशनी मेहरा ने वीडियो कॉल रख दिया और उसने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। ये खबर जानकर सविता मेहरा को भी सुखद आश्चर्य हुआ। मां, पिताजी कहाँ हैं?
सविता मेहरा ने कहा, आप लोग अपने हनीमून पर चले गए, इसलिए आपके पिताजी कंपनी में कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा था कि आपके वापस आने पर काम आसान हो जाएगा। अब उसे अगले 2 वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। रोशनी मेहरा ने कहा, पिताजी अभी युवा हैं, वह उस उम्र में है जहां उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। माँ, आपको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सविता मेहरा ने कहा, मुझे शायद उसे प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है। ये जानते हुए कि आप गर्भवती हैं, वह निश्चित रूप से अगली बार बहुत प्रेरित होगा। जब वह रात को वापस आएगा तो मैं उसे खुशखबरी सुनाऊंगी। मेंग्याओ, जब तुम गर्भवती हो तो कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। भूल जाओ, मैं ये कहने में बहुत आलसी हूँ। अयान सक्सेना शायद मुझसे ज़्यादा जानता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रोशनी मेहरा ने कॉल खत्म कर दी। वह बीच पर चली गई। अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बाप बेटी खूब मस्ती कर रहे थे। आधा घंटा बीत गया। होस्ट, आपका फुटबॉल कौशल महान स्तर तक पहुंच गया है। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजने लगी। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां आ रही थीं और उसके पैरों में धीरे धीरे सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे। फुटबॉल में भी अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा में सुधार हुआ है। हालांकि फुटबॉल में उनकी प्रतिभा औसत है। अयान सक्सेना को पता चल सकता है कि उनमें सुधार हुआ है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में अयान सक्सेना ने पाया है कि अनिंदिता सक्सेना गणित और ड्राइंग में सबसे प्रतिभाशाली है, उसके बाद मार्शल आर्ट और हैकिंग कौशल है। अयान सक्सेना को पहले उसकी हैकिंग कौशल का पता नहीं चला था, लेकिन हाल ही में जब उसकी हैकिंग कौशल में सुधार हुआ तो उसे इसका पता चला। इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अच्छी है, जो संभवतः उनकी मजबूत गणितीय प्रतिभा से संबंधित है। अन्य क्षेत्रों जैसे गायन, पियानो, सुलेख आदि में अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा कमजोर है, लेकिन अगर अयान सक्सेना लगातार सुधार करते रहे तो इन क्षेत्रों में भी अनिंदिता सक्सेना का स्तर खराब नहीं होगा। बीप बीप, अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। अनिंदिता, आज फुटबॉल का खेल इतना ही है। धूप थोड़ी तेज है, चलो कमरे में वापस चलते हैं और कुछ और खेलते हैं। आप इस बारे में सोचें कि आप क्या खेलना चाहते हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, क्या हम डॉक्टर खिलौना खेल सकते हैं? अनिंदिता सक्सेना ने प्यार से पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, बेशक, आप और मम्मी पहले अंदर जाए, डैडी फोन उठाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। रोशनी मेहरा और अन्य लोग अंदर चले गए और अयान सक्सेना ने फोन उठाया। ये कॉल तियान लैंग से थी। तियान लैंग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने पूछा। फोन के दूसरी ओर तियान लैंग ने कहा, श्री सक्सेना, हमें केशव राणा के पीछे पूर्वी चेरी कंट्री की ताकतों का पता चल गया है। अध्याय 368 इशिहारा परिवार पर हमला। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कौन सी ताकत? जब उनकी हैकिंग स्किल्स लीजेंडरी लेवल पर पहुंच गईं, तो उन्होंने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस तरह का रहस्य शायद इंटरनेट पर संग्रहित नहीं है। हैकिंग कौशल चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे इंटरनेट के बिना बेकार हैं। तियान लैंग ने कहा, यह पूर्वी सकुरा देश का इशिहारा परिवार है। इशिहारा परिवार का पूर्वी सकुरा देश में बहुत मजबूत प्रभाव है और अन्य परिवारों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। क्या आप निश्चित हो सकते हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। तियान लैंग, मिस्टर सक्सेना, हमने काफ़ी कीमत चुकाई है। ये खबर सही होनी चाहिए। अयान सक्सेना ने पूछा, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है न? ऐसा लगता है कि इशिहारा परिवार के किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई संपर्क नहीं है। श्री सक्सेना, इशिहारा परिवार हमारे देश से नफरत करता है। उन्होंने अतीत में हमारे देश के खिलाफ कई कार्रवाइयां की हैं। अयान सक्सेना, मैं समझता हूं, धन्यवाद। तियान लैंग ने कहा, श्री सक्सेना, आपका स्वागत है। उन्होंने केशव राणा को वो हाओयू को मारने और आपको फंसाने दिया, जो हमारी पूरी चीनी पुलिस व्यवस्था के लिए एक बड़ी उत्तेजना है। मिस्टर सक्सेना, इशिहारा परिवार मजबूत है, लेकिन चिंता न करें, देश के पास बाद में निश्चित रूप से एक योजना होगी। अयान सक्सेना की आंखों में एक तेज चमक चमकी, मुझे चिंता नहीं है। बात करने के बाद अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। घर के अंदर रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना खेल रही थीं। अनिंदिता सक्सेना ने आवाज लगाई, पापा, जल्दी आओ, साथ में डॉक्टर के खिलौने खेलते हैं, ठीक है? ठीक है। अयान सक्सेना हल्का सा मुस्कुराया। अब जब उसे पता चल गया था कि यह इशिहारा परिवार है, तो उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। पहले अनिंदिता सक्सेना के साथ खेलना ज्यादा जरूरी था। दोपहर, अनिंदिता सक्सेना सो गईं। अयान सक्सेना ने कंप्यूटर चालू किया। पूर्वी सकुरा देश में बहुत बड़ी आबादी है और कई शक्तिशाली सेनाएं हैं। उसे पहले नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है, लेकिन अब जब उसे लक्ष्य पता था, तो उसने जल्दी से इशिहारा परिवार पर आक्रमण कर दिया।
इशिहारा परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फ़ोन, कंप्यूटर और क्लाउड ड्राइव की सभी जानकारियां उसने कॉपी कर ली थीं। कंपनी के कंप्यूटरों की जानकारी भी छीन ली गई। फिर अयान सक्सेना ने एक छोटा सा वायरस बनाया। जाना, अयान सक्सेना ने इशिहारा परिवार के सर्वर में वायरस डाला और फिर वायरस तेजी से फैल गया। प्रसार के दौरान वायरस का प्रभाव तुरंत नहीं हुआ। आधा घंटा बीता और इशिहारा परिवार तथा उनके साथ लेन देन करने वाली कई कंपनियां संक्रमित हो गईं। लेकिन यह वायरस केवल एक बार फैला और आगे नहीं फैलता। इसके अलावा इस वायरस का प्रसार पूर्वी सकोरा देश तक ही सीमित था। देश के बाहर की कंपनियां या व्यक्ति इससे संक्रमित नहीं होंगे। क्या हो रहा है? कंप्यूटर इतना धीमा क्यों है? यह अजीब है। पृष्ठभूमि से पता चलता है कि सीपीयू और मेमोरी का उपयोग अधिक नहीं है। यह इतना धीमा क्यों है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाओ और देखो। इशिहारा परिवार के अंतर्गत एक कंपनी के 2 कर्मचारी चर्चा कर रहे थे। उनके कंप्यूटर बहुत धीमे और सुस्त हो गए। निरीक्षण से पता चला कि सीपीयू और मेमोरी सामान्य थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अयान सक्सेना का वायरस सीपीयू और जीपीयू को पागलों की तरह काम करवा रहा था, जबकि कूलिंग फैन चल नहीं रहा था। उन्होंने जो डेटा देखा वह फर्जी था। इस समय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाने से सीपीयू पर और भी अधिक दबाव पड़ेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, अचानक उन्हें जलने की गंध आई और उनके कंप्यूटर के से धुआं निकलने लगा। सीपीयू और जीपीयू जल गए थे। 1 2 3 ये स्थिति इशिहारा परिवार के साथ साथ इशिहारा परिवार से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों में भी लगातार घटित हो रही थी। बीप बीप, इशिहारा परिवार के मुखिया इशिहारा तारो का फोन बज उठा। पिताजी, कुछ हुआ है। हम पर एक भयानक वायरस ने हमला किया है। बड़ी संख्या में कंपनी के कंप्यूटरों के सीपीयू और जीपीयू जल गए हैं और साझेदार कंपनियों के कुछ कंप्यूटरों की भी यही स्थिति है। हमारी कंपनी के सर्वर पर आने वाले सामान्य लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। हमारे स्टॉक की कीमत में भारी गिरावट आने का अनुमान है। इशिहारा तारो का चेहरा बदल गया। क्या हमारा डेटा सुरक्षित है? प्रभाव को समाप्त करने और शेयर बाजार को स्थिर करने का तुरंत कोई रास्ता ढूंढा जाए। इशिहारा तारो ने गहरी आवाज में कहा। ईस्ट सकुरा कंट्री में वित्तीय उद्योग विकसित है। उनके परिवार की कई सूचीबद्ध कंपनियां हैं। उन कंपनियों की संयुक्त संपत्ति 2 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गिरावट से भारी नुकसान होगा। पिताजी, मुझे डर है कि इसका प्रभाव खत्म करना मुश्किल होगा। कंपनी के लगभग सभी कंप्यूटर नष्ट हो गए हैं और साझेदार कंपनियों को भी समस्याएं हुई हैं। इसका असर बहुत ज्यादा है। पूंजी बाजार निश्चित रूप से हमें भारी नुकसान पहुंचाएगा। इशिहारा तारो के बेटे तानो इशिहारा ने कहा। धत तेरी की। इशिहारा तारो का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। क्या वायरस का स्रोत पता चल सकता है? क्या हमारा डेटा लीक हो गया है? तानो इशिहारा ने कड़वाहट से कहा। पिताजी, वायरस शुरू में हमारे वायरस अनुसंधान केंद्र से आया था। हमें नहीं पता कि क्या ये हमारी अपनी गलती थी। उन्होंने वायरस का अध्ययन करने के लिए हैकिंग विशेषज्ञों की भर्ती की। उनके वायरस सेंटर में अब 20 या 30 लोग हैं। ये कहना अभी भी कठिन है कि किसी ने गलती की है या नहीं। क्या तुमने उनसे नहीं पूछा? इशिहारा तारो ने पूछा। अगर कोई इतनी बड़ी गलती करे तो वह कैसे खड़ा होगा? पूछना और न पूछना एक ही बात है। इशिहारा तारो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उनसे कहो कि वे अपना मुंह बंद रखें। बाहरी दुनिया को ये बिल्कुल न बताएं कि यह वायरस हमारे वायरस अनुसंधान केंद्र से आया है। पिताजी, मैं समझाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं और समाचार को रोकना कठिन हो सकता है। तानो इशिहारा ने कहा। इशिहारा तारो, यदि यह फैलता है तो आपको इसे सहन करना होगा और इस बात पर जोर देना होगा कि कोई और हमें फंसा रहा है। रुको, क्या ये फंसाने का काम चीन कर रहा है? केशव राणा की हत्या के बारे में वे सभी जानते हैं। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि केशव राणा ने वो हाओयू को मार डाला और हमने अयान सक्सेना को फंसाया और अब चीनी हैकिंग विशेषज्ञ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे इशिहारा परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तानो इशिहारा ने कहा। बेवकूफ, आप फोन पर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? इशिहारा तारो ने डांटते हुए कहा। हो सकता है कि हमारी कॉलें सुनी जा रही हों। तानो इशिहारा, यदि यह बात गुप्त रूप से सुनी गई थी तो इसका खुलासा हो गया है। पिताजी, हमारे कंप्यूटर नष्ट हो गए हैं। अब हम क्या करें? कंपनी के कई व्यवसाय ठप हो गए हैं और यदि हम सीपीयू और जीपीयू को बदल भी दें तो भी एक के बाद एक कंप्यूटर नष्ट होते रहेंगे। इशिहारा तारो आगे पीछे चला। यह मामला बहुत शर्मनाक है। उनकी कई प्रमुख कंपनियों का कारोबार इंटरनेट पर निर्भर है। अगर कंपनी के कंप्यूटर खराब हो जाएं और इस्तेमाल के लायक न रहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप पहले जल्दी से चिप्स खरीद लें और देखें कि आप ठीक हो सकते हैं या नहीं। दूसरा, इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करने के लिए तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित
करें। तीसरा, शीर्ष हैकिंग विशेषज्ञों को आगे आने के लिए आमंत्रित करें। हो सकता है कि दूसरा पक्ष दोबारा आने की हिम्मत न करे। इशिहारा तारो ने कुछ देर विचार किया और कहा, ठीक है पिताजी। तानो इशिहारा ने जल्दी से इसका प्रबंध कर दिया। क्या ये हमला अयान सक्सेना ने किया है? इशिहारा तारो ने मन ही मन सोचा। अयान सक्सेना पेंटिंग, परीक्षा, पाककला, सुलेख आदि में बहुत मजबूत है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अयान सक्सेना का हैकिंग कौशल निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। लेकिन संदेह तो संदेह ही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। चीन, जादुई शहर तियानलैंग को पूर्वी सकुरा देश से शीघ्र ही समाचार प्राप्त हुआ। इशिहारा परिवार को वास्तव में इस तरह के हमले का सामना करना पड़ा। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्वी सकुरा कंट्री जैसे देशों के बीच साइबर युद्ध वास्तव में हर दिन हो रहा है, लेकिन किसी एक पक्ष को इतना बड़ा नुकसान उठाना दुर्लभ है। इस बार इशिहारा परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूर्वी सकुरा देश के कई अन्य परिवारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन परिवारों की स्थिति बेहतर है। वायरस सिर्फ एक बार फैला था। उनकी कंपनी के कंप्यूटरों में कुछ ही समस्याएं थीं और उनमें से ज्यादातर अभी भी सही सलामत थे। ये काम मिस्टर सक्सेना को करना चाहिए था, तियानलैंग ने मन ही मन सोचा। अध्याय 369 दुखद इशिहारा परिवार। तानो इशिहारा ने शीघ्र ही लोगों को सीपीयू और जीपीयू का एक बैच खरीदने पर मजबूर कर दिया। उन्हें स्थापित करें, तानो इशिहारा ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें जल्द से जल्द ठीक होना था। उनकी कंपनी का स्टॉक गिर रहा था। वे शॉर्ट सेलर या तो घरेलू थे या संयुक्त राज्य अमेरिका से। लाभार्थियों के दृष्टिकोण से यह अधिक संभावना थी कि इसके पीछे अमेरिकी थे। वे सहयोगियों से संबंध तोड़ने जैसी बातें करने में सक्षम थे। हाँ, कई कंप्यूटर नए सीपीयू और जीपीयू से लैस थे। बिजली चालू करने के बाद कंप्यूटर सामान्य रूप से चालू हो गए। 10 मिनट बीत गए और इन कंप्यूटरों में सब कुछ सामान्य हो गया। उन्हें नेटवर्क से कनेक्ट करें, तानो इशिहारा ने निर्देश दिया। नेटवर्क से जुड़ने के बाद भी ये कंप्यूटर सामान्य थे। इनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे, मानो वायरस मौजूद ही न हो। तानो इशिहारा ने चुपके से भौहें सिकोड़ीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी अपनी वायरस प्रयोगशाला में कोई दुर्घटना हुई हो? यदि यह एक दुर्घटना थी तो प्रकोप के बाद यदि वायरस फैलना बंद हो गया तो स्वाभाविक रूप से यह फिर से संक्रमित नहीं करेगा। अधिक कंप्यूटर जोड़ें, तानो इशिहारा ने कहा। हाँ, टीम लीडर। कुछ ही समय में इशिहारा परिवार की कंपनी के लगभग 10वें हिस्से के कंप्यूटर सामान्य स्थिति में आ गए और उपयोग में आने लगे। तानो इशिहारा ने इन्हें आधे घंटे तक चलाया तथा कई शीर्ष हैकर्स इन कंप्यूटरों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। सब कुछ अभी भी सामान्य था। सब कुछ बहाल करो, तानो इशिहारा ने गहरी आवाज में कहा। अगर यह सुरक्षा के लिए होता तो उन्हें और अधिक इंतजार करना पड़ता, लेकिन जितनी देर से वे उबरते, पूंजी बाजार में उन पर उतना ही अधिक दबाव होता और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि उनके पास मौजूद स्टॉक के बढ़ने या गिरने का इशिहारा परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक वे ठीक हो सकते हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? इसमें दो समस्याएं हैं। कई कंपनियों के शेयर बैंकों या प्रतिभूति फर्मों के पास गिरवी रखे होते हैं और शेयर की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण मजबूरन उन्हें बंद करना पड़ सकता है। चीन में दैनिक मूल्य सीमा है, लेकिन डोंगयिंग में ऐसा नहीं है। उन्हें शेयर की कीमत को स्थिर करने के लिए बहुत सारा पैसा निवेश करना पड़ता है, जो उनके नकदी प्रवाह को बेतहाशा निगल जाएगा। दूसरा, क्या ये निश्चित रूप से गिरने के बाद वापस आ सकता है? ऐसा होने पर पूंजी बाजार निश्चित रूप से उनकी कंपनी के स्टॉक के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा। निस्संदेह यह मूल्यांकन नकारात्मक होगा। टीम लीडर, अगर सब कुछ बहाल हो जाने के बाद भी कुछ दोबारा हो जाए तो क्या होगा? तानो इशिहारा के बगल में किसी ने चिंतित होकर कहा। तानो इशिहारा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है? हमने शेयर की कीमत को स्थिर करने के लिए सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद डाले हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत गिर रहा है। यदि यह ठीक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से गिरावट जारी रहेगी। जितनी देरी से सुधार होगा, उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। उसके सामने बैठे व्यक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति में उनके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि दूसरा हमला न हो, या यदि दूसरा हमला हो भी तो उसे उनके लोग रोक दें। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। इशिहारा परिवार की कंपनी में सभी जले हुए चिप्स को बदल दिया गया और इन चिप्स का मूल्य कम नहीं था। सभी लोग तैयार हो जाएं। सभी कंप्यूटर चालू करें। शेयर बाजार को ऊपर खींचने के लिए तुरंत इसमें पैसा लगाओ, तानो इशिहारा ने गहरी आवाज में कहा। जल्द ही इशिहारा परिवार के अंतर्गत आने वाली कंपनियां ठीक हो गईं। अयान सक्सेना ने उनकी हार्ड ड्राइव पर मौजूद डेटा को साफ नहीं किया।
बड़ी मात्रा में धन आने से इशिहारा परिवार की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बहुत बढ़ गईं। अगर वे तेजी से बढ़ पाते तो यह नुकसान मुश्किल से ही स्वीकार्य होता। ये काफी तेज है, अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। वह कंप्यूटर के सामने इशिहारा परिवार की स्थिति को देखता रहा। इस बार इशिहारा परिवार संभवतः लोगों को सीपीयू और जीपीयू के असामान्य तापमान वृद्धि पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही कंप्यूटर उच्च तापमान नहीं दिखाता है, फिर भी वे इसका पता लगा सकते हैं। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह जानता था कि वे विसंगति का पता लगा सकते हैं, अयान सक्सेना ने फिर से वही चाल चली। तो क्या हुआ अगर इशिहारा परिवार को पता चल गया? अगर उन्हें पता भी चल जाए तो भी वे समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बीप बीप बीप, इशिहारा परिवार की एक कंपनी में अलार्म बज उठा। यह अलार्म कंप्यूटर के सीपीयू के बगल में लगाया गया था ताकि सीपीयू के असामान्य तापमान में वृद्धि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कई कंप्यूटरों पर अलार्म लगाए। टीम लीडर, तापमान असामान्य है। सीपीयू का तापमान 70 डिग्री तक पहुंच गया है और अभी भी बढ़ रहा है। जल्द ही किसी ने थर्मामीटर लिया और जोर से चिल्लाते हुए उसे नापने लगा। तानो इशिहारा का चेहरा उदास था। किसी भी समय रिपोर्ट करें और हमारे शीर्ष हैकर्स को जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को खोजने दें। टीम लीडर, तापमान 80 डिग्री है। टीम लीडर, 90 डिग्री। इस तरह जारी रहने से सीपीयू के आंतरिक ट्रांजिस्टर को स्थायी क्षति होगी। परीक्षण के प्रभारी एक तकनीशियन ने तत्काल कहा। सब लोग चुप हो जाओ। तानो इशिहारा ने गहरी सांस ली और कहा। वे तुरंत बंद हो गए। कंप्यूटर स्क्रीन काली हो गई, लेकिन मेनफ्रेम अभी भी चल रहे थे। टीम लीडर, कुछ गड़बड़ है। हमने शटडाउन नहीं किया, सीपीयू का तापमान अभी भी बढ़ रहा है। तकनीशियन का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से लेट गया और थर्मामीटर से नापा। तापमान 98 डिग्री था। हो सकता है कि इस तापमान से सीपीयू को नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान अभी इतना अधिक नहीं हुआ है। धत्तेरी की, बिजली काट दो, जल्दी से बिजली काट दो। अन्य स्थानों पर लोगों को तुरंत बिजली काटने के लिए सूचित करें। तानो इशिहारा ने कहा। बिजली कटने से पहले तकनीशियन ने पाया कि तापमान 103 डिग्री तक पहुंच गया था और सीपीयू का स्वचालित सुरक्षा तंत्र विफल हो गया था। इतने उच्च तापमान के कारण सीपीयू को नुकसान अवश्य हुआ होगा, लेकिन यह अवधि कम थी और यहां मौजूद अधिकांश कंप्यूटरों का उपयोग संभवतः अभी भी किया जा सकता है। अन्य स्थान इतने भाग्यशाली नहीं थे। आदेश प्रेषित होने में समय लगता है। ये समय सीपीयू के तापमान को लगातार बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। आधे घंटे बाद आंकड़े सामने आए। इस बार उनके लगभग आधे सीपीयू और जीपीयू जल गए थे और इन्हें कम समय में फिर से भरना संभव नहीं था। पहले उन्हें जल्दी से फिर से भरा जा सकता था क्योंकि संबंधित व्यापारियों के पास स्टॉक था, लेकिन अब पास का स्टॉक मूल रूप से खाली है। अन्य स्थानों से माल स्थानांतरित करने में समय लगता है। क्या आपको लक्ष्य का कोई निशान मिला है? तानो इशिहारा को उनके शीर्ष हैकरों में से एक कहा जाता है। टीम लीडर, हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने जिन नेटवर्क विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तानो इशिहारा का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। क्या तुम सब लोग आमतौर पर घमंडी नहीं होते? अब जब तुम्हारा सामना किसी प्रतिद्वंद्वी से हो गया है तो तुम्हारे पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। तानो इशिहारा ने तीखी आवाज में कहा। टीम लीडर, दूसरी पार्टी हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्षमा करें। तानो इशिहारा ने फोन रख दिया। जल्द ही उसका फोन फिर से बजा। ये प्रतिभूति फर्म से कॉल था। अगर उन्होंने धन की भरपाई नहीं की तो स्टॉक की कीमतों में निरंतर गिरावट के कारण मजबूरन परिसमापन करना पड़ सकता है। हम तुरंत धनराशि उपलब्ध करा देंगे, तानो इशिहारा ने गहरी आवाज में कहा। फोन रखने के बाद उसने स्टॉक की कीमत देखने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। इस दृश्य को देखकर वह लगभग बेहोश हो गया। इसे ऊपर उठाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाने के बाद अब ये फिर से गिर रहा है। नुकसान भयानक है। उन्होंने तुरंत लोगों से मार्जिन जोड़ने को कहा। साथ ही उन्होंने स्टॉक मूल्य को स्थिर करने के लिए और अधिक धनराशि डाली। लेकिन उनकी कई कंपनियों के शेयरों की कीमतें दस्त की तरह तेजी से गिर रही थीं। पिताजी, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें जबरन बेच दिया जाएगा। तानो इशिहारा ने अपने पिता को फोन किया। क्या कंपनी उबर पाएगी? इशिहारा तारो ने पूछा। तानो इशिहारा कुछ सेकंड के लिए चुप रही और बोली, पिताजी, यह मुश्किल है। अगर हम इसे चालू करेंगे तो हमें समस्या होगी और हम कम समय में पर्याप्त चिप्स नहीं पा सकेंगे। मैं कुछ पैसे उधार लेकर देखूंगा कि क्या मैं इसे स्थिर कर सकता हूं। इशिहारा तारो ने बात करने के बाद फोन रख दिया। उनमें अभी भी कुछ प्रतिष्ठा बची थी और जल्द ही इशिहारा तारो ने अन्य परिवारों से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार ले लिया। हालांकि इतना पैसा लगाना अभी भी बेकार था। स्टॉक की कीमत अभी भी गिर गई और अंततः मजबूरन परिसमापन लाइन शुरू हो गई।
प्रतिभूति फर्म ने तुरंत स्टॉक बेच दिया। इन शेयरों में भारी गिरावट आई और शेयर की कीमत पूरी तरह से गिर गई। अध्याय 370 तानो इशिहारा ने आत्महत्या कर ली। सब खत्म हो गया। तानो इशिहारा अपने कार्यालय की कुर्सी पर झुक गया। स्टॉक मूल्य में गिरावट का मतलब यह नहीं था कि वे दिवालिया हो गए थे, लेकिन उनका घाटा बहुत हद तक अरबों डॉलर तक पहुंच सकता था। ये तभी संभव था जब वे इस संकट से उबर सकें। यदि छिपा हुआ दुश्मन लगातार हमला करता रहा और उनकी कंपनी काम करने में असमर्थ रही, तो उनका घाटा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि कंपनी दिवालिया न हो जाए। उस स्थिति में उनका नुकसान बहुत अधिक होगा। उनके परिवार पर बहुत अधिक कर्ज था और यदि यह स्थिति जारी रही तो संभवतः वे दिवालिया हो जाएंगे। बीप बीप, तानो इशिहारा का फोन बज उठा। यह उनके पिता इशिहारा तारो का फोन था। पिता, तानो इशिहारा ने फोन उठाते हुए भारी स्वर में कहा। फोन के दूसरी तरफ इशिहारा तारो ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, किसी को तो इस मामले की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, नहीं तो पूरा परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा, समझे? तानो इशिहारा के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। पिताजी, क्या आपका मतलब है? इशिहारा तारो ने कहा, चाहे हमने किसी को भी नाराज किया हो, हमने एक बहुत शक्तिशाली ताकत को नाराज किया होगा। हमें उन्हें खुश करने के लिए कुछ करना होगा। पिताजी, उन्होंने पहले ही हमारे स्टॉक को बेचने पर मजबूर कर दिया है। हम पहले ही लगभग 10 अरब डॉलर खो चुके हैं। क्या यह अभी भी उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तानो इशिहारा ने कांपते हुए कहा। इशिहारा तारो कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, शायद यह उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त है, शायद नहीं, लेकिन हम जुआ नहीं खेल सकते। एक और पतन और हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि अयान सक्सेना ने ऐसा किया हो। साधारण आर्थिक नुकसान से वह संतुष्ट नहीं हो सकता। क्या तुम समझ रहे हो? तानो इशिहारा का चेहरा पीला पड़ गया। काफी देर बाद उसने कहा, पिताजी, मैं समझ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि परिवार मेरी पत्नी और बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकेगा। हाँ, इशिहारा तारो ने फोन रख दिया। यद्यपि तानो इशिहारा उनका सबसे बड़ा पुत्र था, वह इशिहारा परिवार का मुखिया था और उसे परिवार के हितों का ध्यान रखना था। फोन रखने के बाद तानो इशिहारा ने फोन करके अपनी अंतिम इच्छा बताई। उसने चाकू निकाला। उसी समय उन्होंने किसी को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगाने को कहा। मेरा नाम तानो इशिहारा है। मैंने अतीत में कुछ गलतियां की हैं। अब मैं अपनी मृत्यु के साथ क्षमा मांगता हूं और क्षमा मांगता हूं। तानो इशिहारा के बोलते ही उसने चाकू उसके दिल में घोंप दिया। जल्द ही तानो इशिहारा के मुंह से खून बहने लगा। उसकी छाती भी खून से लाल हो गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह खून के तालाब में गिर पड़ा। कुछ मिनट बाद वीडियो इशिहारा तारो के फोन पर भेज दिया गया। इशिहारा तारो चुपचाप वीडियो देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। इसे ऑनलाइन पोस्ट करें, इशिहारा तारो ने भारी स्वर में कहा। जल्द ही वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया। इशिहारा परिवार का पहले से ही काफी प्रभाव था, खासकर अब जब वे तूफान की आंख में थे, और वीडियो जल्दी ही वायरल हो गया। तानो इशिहारा ने वास्तव में आत्महत्या कर ली। मुझे आश्चर्य है कि इशिहारा परिवार ने किसे नाराज किया। दूसरा पक्ष इतना निर्दयी है कि उसने इशिहारा परिवार को अपने पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और तानो इशिहारा को तो माफी मांगने के लिए आगे आकर आत्महत्या तक करनी पड़ी। ऐसा अनुमान है कि इशिहारा परिवार ने किसी को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। इस बार भारी नुकसान उठाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपना रवैया भी दिखाना होगा। पूर्वी टोक्यो में इंटरनेट पर कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। बीप बीप, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। अनिंदिता सक्सेना पहले से ही जाग चुकी थी और अयान सक्सेना उसे गणित सीखने में मदद कर रहा था। अनिंदिता सक्सेना का जूनियर हाई स्कूल का ज्ञान लगभग समाप्त हो चुका था। तियान लैंग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने पूछा। फोन के दूसरी ओर तियान लैंग ने कहा, मिस्टर सक्सेना, पूर्वी टोक्यो में कुछ हुआ है। तानो इशिहारा ने आत्महत्या कर ली है। अयान सक्सेना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तानो इशिहारा कौन है? तियान लैंग, वह इशिहारा तारो का सबसे बड़ा पुत्र है, जो इशिहारा परिवार का मुखिया है तथा अपने परिवार के कई मामलों के लिए जिम्मेदार है। उसने आत्महत्या क्यों की? अयान सक्सेना ने पूछना जारी रखा। तियान लैंग ने मन ही मन सोचा, उसने आत्महत्या क्यों की? क्या तुम्हें नहीं पता? इशिहारा परिवार पर विनाशकारी हमला हुआ और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने दूसरे पक्ष के गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा किया। तियान लैंग ने कहा। अयान सक्सेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमने अभी तक इशिहारा परिवार को निशाना नहीं बनाया था, और इशिहारा परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा। अब हमारे लिए उन्हें निशाना बनाना कठिन हो गया है। तियान लैंग ने कहा, श्री सक्सेना, ऐसा होने के बाद अब उन्हें निशाना बनाना हमारे लिए वास्तव में अच्छा नहीं है। अन्यथा वे सोचेंगे कि हमने ही ये किया है।
वे पागलों की तरह जवाबी हमला कर सकते हैं। अयान सक्सेना, आप सही कह रहे हैं, चलिए अभी रुकते हैं। फोन रखते ही तियान लैंग ने अरुण राव को सूचना दी। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही है, आप जानते हैं और मैं जानता हूं, अयान सक्सेना निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने ऐसा किया है। हैकर हमलों को सामने नहीं लाया जा सकता। यहां तक कि अपने लोगों के सामने भी अयान सक्सेना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। निर्देशक जू, श्री सक्सेना को आगे नहीं बोलना चाहिए, है ना? तियान लैंग ने कहा। अरुण राव ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, इसलिए वह निश्चित रूप से फिलहाल जारी नहीं रखेंगे। वह अभी भी जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। अगर वह इस समय जारी रखते हैं तो इशिहारा परिवार हताश होकर लड़ेगा। उस समय उसके माता पिता और अन्य लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इस समय इस मामले की चिंता मत करो। तियान लैंग, ठीक है निर्देशक जू। अमेरिकी खुफिया एजेंसी, निदेशक महोदय, ये पूर्वी टोक्यो से सूचना है। किसी ने रॉबर्ट के पास आकर इसकी सूचना दी। रॉबर्ट ने जल्दी से जानकारी पढ़ी और कहा, इस व्यक्ति का हैकर स्तर निश्चित रूप से दुनिया में शीर्ष में से एक है। ये जानते हुए कि इसकी सुरक्षा में विशेषज्ञ मौजूद हैं, उसने दोबारा हमला करने का साहस किया और इशिहारा परिवार के नेटवर्क विशेषज्ञों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट के सामने वाले व्यक्ति ने कहा, डायरेक्टर, हमारे अमेरिकी नेटवर्क विशेषज्ञों ने भी रक्षा अभियान में भाग लिया था। ओह, रॉबर्ट ने भौहें उठाईं, क्या तुमने उनसे पूछा है? मैंने उनसे पूछा और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके व्यापक निर्णय के अनुसार दूसरे पक्ष की हैकर हमले की ताकत निश्चित रूप से दुनिया में शीर्ष 3 में रैंक कर सकती है। रॉबर्ट, क्या इसका मिलान डेटाबेस में मौजूद हैकर विशेषज्ञों से किया जा सकता है? नहीं। रॉबर्ट की आंखें सिकुड़ गईं, मिलान नहीं हो सकता। आप विश्लेषण करें और विश्लेषण करें कि यह अयान सक्सेना होने की कितनी संभावना है। ठीक है। रॉबर्ट के सामने वाला व्यक्ति पीछे हट गया। रॉबर्ट ने भौहें सिकुड़ीं, उसे लगा कि यह अयान सक्सेना है। इशिहारा परिवार को इतनी जल्दी इस स्थिति में धकेलना, अगर ऐसी हैकर ताकत हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाती है। रॉबर्ट की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। रॉबर्ट, मुझे अपने सुझाव बताओ। ऊपर एक बड़े शख्स ने उनकी रिपोर्ट सुनी और कहा। रॉबर्ट ने कहा, सर, चीन एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारा देश चीन से कड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। अगर हम अयान सक्सेना को अपने में शामिल कर लें तो वह चीन को पूरी तरह से हराने में हमारी मदद कर सकता है। अगर वह हम में से एक नहीं बन सकता तो हमारे लिए उसका खतरा बढ़ता ही रहेगा। मेरा सुझाव है कि हमें किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा पाना चाहिए। बड़े आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा, रॉबर्ट, मुझे ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए कि यह मामला अयान सक्सेना का है। यदि सबूत हैं, यदि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नहीं जाना चाहता है तो उसे हम पर भरोसा करना चाहिए। रॉबर्ट, मैं सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं उसे न ढूंढ पाऊं। बड़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह नहीं मिला तो तुम इसे खुद संभाल सकते हो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, रॉबर्ट ने सिर हिलाया। यदि काम ठीक से नहीं हुआ तो उसे इसका दोष लेना पड़ेगा। साथ ही वह ये भी जानता था कि यदि चीजें अच्छी तरह से की गईं तो भविष्य में उसका लाभ निश्चित रूप से कम नहीं होगा। अध्याय 371 रोशनी मेहरा की ताकत। द्वीप पर अयान सक्सेना रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को उनके कौशल का अभ्यास करा रहा था। पहले की तरह जब भी उसका हाथ रोशनी मेहरा के शरीर को छूता तो वह उसमें आंतरिक ऊर्जा का संचार कर देता। अयान सक्सेना को अचानक एहसास हुआ कि रोशनी मेहरा का शरीर अब आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा था। उसने कुछ और बार कोशिश की लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही थी। ऐसा लगता है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई है, अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। रोशनी मेहरा के शरीर द्वारा आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित करने में लगा समय वास्तव में अयान सक्सेना के अनुमान से थोड़ा अधिक था। अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि इसका कारण ये था कि उसकी और रोशनी मेहरा की रात्रिकालीन गतिविधियों ने उसके शरीर की क्षमता सीमा को बढ़ा दिया था। कुछ ही देर में उनका अभ्यास सत्र समाप्त हो गया। अनिंदिता, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो, अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना से कहा। पिताजी, क्या आप माँ को चूमना चाहते हैं? हे, अनिंदिता सक्सेना ने आंखें झपकाते हुए कहा। तुम बहुत छोटी हो पर बहुत होशियार हो। डैडी को मम्मी से जरूर कुछ कहना है। रोशनी मेहरा ने अपनी उंगली से अनिंदिता सक्सेना के माथे पर थपथपाया। तुम्हारा छोटा सा प्रिय अब जा रहा है। पिताजी, माँ को चूमो। अनिंदिता सक्सेना खिलखिलाकर हंस पड़ी और उछलकर चली गईं। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा, पत्नी, आपका शरीर अब आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है। आपकी शारीरिक वृद्धि अपनी सीमा तक पहुंच गई है।
रोशनी मेहरा, पति जी, आपने पहले कहा था कि मेरे शारीरिक विकास के बाद मेरा शरीर एक सामान्य आदमी के शरीर के 120% तक पहुंच सकता है। क्या यह अब इतना हो गया है? अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगा लिया। उन्होंने रोशनी मेहरा को चूमा और कहा, इससे भी अधिक। हमारी सामान्य गतिविधियां आपके शरीर को बेहतर बना सकती हैं और आंतरिक ऊर्जा के लिए आपके शरीर की अवशोषण सीमा को भी बढ़ा सकती हैं। अब आप एक सामान्य आदमी के शरीर के 130% तक पहुंच गए हैं। रोशनी मेहरा, क्या अंतर बड़ा है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, अंतर काफी बड़ा है। शारीरिक बनावट में 10% की वृद्धि मूलतः आपकी युद्ध शक्ति को दोगुना कर सकती है। ऐसी स्थिति में जहां दोनों पक्ष निहत्थे हों, आपकी युद्ध शक्ति संभवतः एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 8 गुना अधिक होगी। रोशनी मेहरा दंग रह गईं, सचमुच? मुझे लगता है कि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से 8 आदमियों को नहीं हरा सकती। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सिर्फ ताकत में ही सुधार नहीं किया है, बल्कि गति, तंत्रिका प्रतिक्रिया गति आदि में भी सुधार किया है। जब आप लड़ेंगे तो आप पाएंगे कि दुश्मन के हमले धीमे हो गए हैं। आप दुश्मन के हमलों से तुरंत बच सकते हैं और एक मुक्का आपके प्रतिद्वंद्वी को बेहोश कर सकता है। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना ने आगे कहा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने युद्ध प्रशिक्षण नहीं लिया है और प्रतिद्वंद्वी के पास हथियार नहीं होने चाहिए। यदि उनके पास हथियार हैं तो आप तुरंत भाग जाइए। आपकी वर्तमान शारीरिक बनावट के अनुसार प्रशिक्षित लोग भी गति के मामले में आपसे धीमे होंगे। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया और खिलखिलाकर बोली, ठीक है, ठीक है। जब तक मैं भागती हूं, मैं तुम्हें बैकअप के लिए बुलाती रहूंगी। लेकिन मूलतः ये स्थिति नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं और दुश्मनों के लिए मेरे करीब आना मुश्किल है। अयान सक्सेना ने कहा, पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। मुझे पहले आपको अपनी ताकत बतानी होगी। ये कहते हुए अयान सक्सेना ने कुछ देर रुककर कहा, पत्नी, अगर कोई खतरनाक स्थिति आए तो पूरी ताकत लगा देना या भाग जाना। गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने से मत डरना, समझे? जब तक ये बहुत गंभीर नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं। भले ही बच्चे को बचाया न जा सके, हम हमेशा दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति जी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पति जी, क्या भविष्य में मेरी काया और अधिक नहीं बढ़ सकती? अयान सक्सेना ने कहा, आपकी साधना आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा के अवशोषण की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकती है और हमारी गतिविधियां भी इसे बढ़ा सकती हैं। भविष्य में भी आपके शरीर में सुधार किया जा सकता है, लेकिन सुधार की गति निश्चित रूप से पहले जितनी तेज नहीं होगी। रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, पति जी, मैं अब ऐसी होकर बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत महसूस कर रहा हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराए, पहले की तुलना में आप वाकई अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। आप अपने पिछले रूप के 20 या 30 लोगों को हरा सकते हैं। लेकिन आप गर्भवती हैं, इसलिए कम चर्चा में रहें। रोशनी मेहरा, मैं परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। पति, ऑनलाइन कुछ लोग कह रहे हैं कि ईस्ट चेरी कंट्री के इशिहारा परिवार की कंपनी पर वायरस का हमला आपकी वजह से हुआ। कुछ लोग चाहते हैं कि आप सामने आएं और स्पष्टीकरण दें। अयान सक्सेना ने हल्के से कहा, यह वास्तव में मेरा काम था, लेकिन उनके पास क्या योग्यता है कि वे मुझे सामने आकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहें? रोशनी मेहरा दंग रह गईं। ये वास्तव में अयान सक्सेना था जिसने ये किया। पति, क्या आपको खोज नहीं लिया जाएगा? रोशनी मेहरा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। इस हैकर हमले से इशिहारा परिवार को भारी नुकसान हुआ और इशिहारा परिवार से जुड़ी कई ईस्ट चेरी कंट्री कंपनियां और व्यक्ति भी प्रभावित हुए। बस बात यह है कि उनका प्रभाव उतना अधिक नहीं था। इस मामले से ईस्ट चेरी कंट्री में हलचल मची हुई है। अयान सक्सेना मुस्कुराया, पत्नी, चिंता मत करो। मेरे वर्तमान हैकर स्तर को देखते हुए वे इसका पता नहीं लगा पाएंगे। अगर उन्हें पता भी चल जाए कि मैंने ये किया है तो वे मेरा क्या कर सकते हैं? पति जी, क्या आपकी हैकिंग तकनीक पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छी है? अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया, शायद। हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन संभावना बहुत कम है। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को प्यार भरी नजरों से देखा। पति, आप बहुत अद्भुत हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप पहले ही मेरे अद्भुत कौशल का अनुभव कर चुके हैं। तुम बुरे आदमी हो, रोशनी मेहरा ने कहा, अनिंदिता के साथ चलो। अभी अभ्यास करते हुए मुझे थोड़ा पसीना आ गया है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। पूर्वी चेरी देश, इशिहारा परिवार की कंपनी में कई लोग जांच कर रहे हैं। उनमें से कुछ ईस्ट चेरी कंट्री के लोग हैं और कुछ अमेरिकी हैं। इशिहारा परिवार के मुखिया, आपने हाल ही में किन ताकतों को नाराज किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अन्वेषक ने कहा।
वे फिलहाल इशिहारा परिवार के निवास के अंदर हैं और इशिहारा परिवार इशिहारा तानिनो का अंतिम संस्कार कर रहा है। हमने किसी भी ताकत को नाराज नहीं किया है। हमारा इशिहारा परिवार हमेशा कानून के अनुसार काम करता रहा है, इशिहारा तारो ने कहा। अन्वेषक ने आधी मुस्कान के साथ कहा, सच? इशिहारा तारो, मुझे धोखा देने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार की पूरी जांच के लिए आवेदन करूं? इशिहारा तारो का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनका इशिहारा परिवार ईस्ट चेरी कंट्री का एक शीर्ष परिवार है, लेकिन उनके ईस्ट चेरी कंट्री में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इशिहारा परिवार के मुखिया, आपके परिवार के हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। अपना रास्ता संकीर्ण न करने के बारे में सावधानी से सोचें। समझना? अन्वेषक ने अपनी उंगली से मेज को थपथपाया। इशिहारा तारो चुप था। जांचकर्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं। अगर तुम फिर से नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जांच के लिए ऊपर आवेदन करूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इशिहारा तारो ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास एक व्यक्ति है जिसने हाल ही में हमें बहुत अधिक अपमानित किया है। कौन? इशिहारा तारो ने कहा, चीन से अयान सक्सेना। हमने वो हाओयू को मारने के लिए जासूस भेजे थे और उसे फंसाना चाहते थे। हाल के दिनों में चीन के खुफिया विभाग ने हमसे संपर्क किया होगा। अन्वेषक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह अयान सक्सेना है? लेकिन अटकलें बेकार हैं, इन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर यह खबर उजागर हो गई तो अयान सक्सेना पर शक बढ़ जाएगा, लेकिन शक सिर्फ शक होता है, सबूत नहीं। इसके अलावा उस स्थिति में इशिहारा परिवार को और भी अधिक परेशानी होगी। ठीक है, बस इतना ही। अन्वेषक खड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत ही यह समाचार संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज दिया। रॉबर्ट को खुफिया जानकारी मिली। 80% संभावना है कि हैकर अयान सक्सेना है। रॉबर्ट की आंखें चमक उठीं।